दोस्तों, एपिसोड बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मैं आपसे बस एक मांग करता हूं कि लाइक कर दिया करो। तो दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ध्रुवांश ने तुरंत सिर उठाया और शियान को ठंडे चेहरा के साथ नीचे घूरते देखा। जब शियान ने देखा कि ध्रुवांश बीज के लिए झपटने वाला है, उसने आंखें सिकोड़ी और मुट्ठी मारी। चेतना शक्ति सुनामी की ताकत के साथ उबली और ध्रुवांश पर गिरी। बिल्कुल सही वक्त पर ध्रुवांश का शरीर काले प्रकाश से चमका और 9 मंजिला काला स्तंभ उसके आसपास उभरा। 9 मंजिला काले स्तंभ ने भारी हमला झेला और उसका काला प्रकाश तुरंत मटमैला हो गया। अंदर ध्रुवांश ने शियान की मुट्ठी का धमाका महसूस किया और उसका चेहरा राख हो गया जब उसने लाल खून उगला। वह लड़खड़ाया और उड़कर काले शैतानी खंभे से टकराया। कलाई मोड़कर उसने खंभे का सहारा लेकर खुद को संभाला। शियान ने चिल्लाया, लड़के, उसे दे दो! उसकी आंखें ठंडी तलवार सी थीं। चीख के साथ वह खून की प्यास भरी शक्ति के साथ ध्रुवांश पर झपटा। लेकिन जैसे ही शियान ने हमला शुरू किया, एक चमकदार जेड बीज दोनों के बीच कट गया और पानी की लहरों के साथ फटा, जो ध्रुवांश को रक्षक अवरोध में लपेट लिया। शियान के तीखे हमले नीली लहरों से टकराए, लेकिन उसके हमले रक्षक पानी से पीछे धकेल दिए गए। शियान का चेहरा और ठंडा हो गया जब उसने हमले के स्रोत की ओर देखा और सुल्तानी को पाया। वह ध्रुवांश के सामने उभरी, सावधानी से उसकी रक्षा करते हुए। शियान ने क्रूर नजरों से ध्रुवांश को घूरा और बोला, लड़के, उसे दे दो, वरना मुझे कत्लेआम शुरू करने के लिए दोष मत देना। ध्रुवांश ने अपने मुंह के कोने से खून का रिसाव पोंछा। उसने कलाई हिलाकर डरावनी चेतना शक्ति बिखेरता बीज उठाया और रख लिया, लेकिन ऐसा करते वक्त उसे नहीं दिखा कि उसकी उंगली से खून की एक बूंद काले शैतानी खंभे पर गिरी। बूंद खंभे में समा गई और कोई निशान नहीं छोड़ा। शियान ने ध्रुवांश और सुल्तानी को देखा और उसके मुंह का कोना धीरे धीरे ताने भरी मुस्कान में बदला। तो तुम सोचते हो कि वह मुझसे टक्कर ले सकती है? ध्रुवांश की पुतलियां सिकुड़ी जब उसने काले पड़ते शियान को देखा। कुछ ठीक नहीं था। शियान ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्या तुम सचमुच सोचते थे कि मैं सिर्फ इतना ताकतवर हूं? उसकी बांह पर काला कड़ा अचानक धूल में बदल गया। ध्रुवांश और सुल्तानी के चेहरे दोनों बदल गए। उन्हें शियान के शरीर से उबलती दबाव भरी चेतना शक्ति महसूस हुई। यह ताकत, वह पहले से ही बदलाव चरण चरम स्तर पर पहुंच चुका था। शियान ने अब तक अपनी असली ताकत छिपा रखी थी। ध्रुवांश और सुल्तानी के चेहरे जबरदस्त बदल गए जब उन्होंने सावधानी से शियान को देखा। वह जबरदस्त चेतना शक्ति की लहरों के साथ एक प्रभावशाली आकृति की तरह खड़ा था। उनके चेहरे धीरे धीरे गंभीर और दृढ़ हो गए। सफेद ड्रैगन शहर का लीडर बहुत धैर्यवान था। उसने अपनी असली ताकत छिपाई थी। भले उसे पत्थर की मूर्तियों की बनावट से लड़ते हुए इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, इस धैर्यवान मर्द ने उनके दिलों को ठंडा कर दिया। भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग ने शियान के पीछे से बताया, शहर लीडर, राजकुमार को इस लड़के ने बुरी तरह घायल कर दिया। अभी भी वह सिर्फ एक धागे से लटक रहा है। शियान की आंखों में खून की प्यास भड़की और उसने ध्रुवांश पर नजरें गड़ा दीं। उसकी कर्कश आवाज मारने की चाहत से भरी थी। लड़के, तुम्हें प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए कि मेरा हाथ तुम तक न पहुंचे, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़कर तुम्हारी नसें एक एक करके खींचूंगा। मैं तुम्हें इस दुनिया में जन्म लेने का पछतावा करवाऊंगा। लेकिन ध्रुवांश शियान की धमकी से जरा भी नहीं हिला। उसकी काली पुतलियां इतनी उदासीन थीं जैसे शियान ने कुछ बोला ही न हो। जब शियान के आदमियों ने जंगल में पहली बार उन पर हमला किया था, ध्रुवांश ने पहले ही नतीजा समझ लिया था। तो भले उसने बद्री को अक्षम न किया होता, नतीजा वहीं रहता। सुल्तानी ने ठंडे स्वर में चेताया, शैतानी ड्रैगन महल के बचे खुचे उत्तरी महाद्वीप पर इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत करते हैं? क्या तुम्हें डर नहीं कि हमारी उत्तरी कायनात अकादमी अपने योद्धा भेजकर तुम सबका सिर काट लेगी? शियान ने हंसकर जवाब दिया, हां, क्या तुमने सोचा कि यह महाद्वीप तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी का है? अगर वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हुई होती तो हमारा शैतानी ड्रैगन महल तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी को नष्ट कर देता, और तुम अभी भी यहां बकवास करने की हिम्मत करती हो।
ध्रुवांश ने मुस्कुराकर शियान को वास्तविकता में लौटाया। तुम ही हारे थे, यह अभी भी सच है। शियान की मुस्कान गायब हो गई और उसने धीरे धीरे अपनी हथेलियां जोड़ीं। एक चमक में उसके हाथ में एक खून लाल भाला उभरा, जिसमें डरावनी और क्रूर शक्ति थी। सबके लिए साफ था कि यह एक शैतानी उच्च रैंक का चेतना औजार था। शियान ने ठंडी नजरों से कहा, जब तुम्हें वास्तविकता की बात पसंद है तो मैं तुम उत्तरी कायनात अकादमी के बच्चों को बताता हूं कि तुम्हें अब किस वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। वह एक कदम आगे बढ़ा और खून लाल लंबा भाला कांपा। खून लाल किरणें उबलीं। उन किरणों में ऐसा लगा जैसे खून का उफनता समुद्र हो। खून की बदबू आसमान और जमीन में फैल गई। शियान ने चिल्लाया, खून निगलने वाला समुद्री भाला। लाल किरणें खून की नदियों की तरह हर दिशा से ध्रुवांश और सुल्तानी की ओर फैलीं। ध्रुवांश और सुल्तानी ने उन्हें देखकर आंखें सिकोड़ीं। शियान पहले से ही बदलाव चरण चरम स्तर पर था। अगर उसमें शैतानी उच्च रैंक के चेतना औजार की ताकत जोड़ दी जाए तो वह पंख लगे शेर जैसा था। सुल्तानी का आकर्षक चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी जबरदस्त चेतना शक्ति छोड़ी। उसके हाथ में सघन जल चेतना बीज ने भी रोशनी फेंकी और शुद्ध चेतना शक्ति की नीली लहरें पहाड़ जितनी भारी हो गईं। लहरें विशाल अवरोध में घूमीं, जो उसे और ध्रुवांश दोनों को बचाने लगीं। शियान ने सुल्तानी की रक्षा देखकर ठंडी मुस्कान दी। तुम सिर्फ बदलाव चरण मध्यम स्तर हो और फिर भी सोचती हो कि मेरा हमला झेल सकती हो। उसके हाथ का भाला कांपा और खून लाल रोशनी इसकी नोक पर जमा हुई, जैसे खून की नदियां इसके बिंदु पर तालाब में जमा हो रही हों। फिर बिना चेतावनी भाला आगे बढ़ा और नीले पानी के अवरोध से टकराया। डरावनी चेतना शक्ति उन पर फैली। भले नीले पानी का अवरोध हमले को रोक पाया, लेकिन शियान ने गर्ज कर खून लाल भाले की नोक को और जोर से दबाया जब तक वह पानी के अवरोध को चीर नहीं गया। पानी का अवरोध बाहर की ओर फटा और धुंध बनकर बिखर गया। सुल्तानी का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने पर खून की बूंद दिखी। घनी क्रूर शक्ति वाला भाला आसमान को चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। चेतना शक्ति की उछाल ने नीली तलवार की घोषणा की, जो उसके पीछे से उड़ी और खून लाल भाले से मिली। धातु की टक्कर गूंजी और चेतना शक्ति उबली। तलवार पीछे गिरी और ध्रुवांश के अंगूठे और तर्जनी के बीच की चमड़ी, जहां उसने मूठ पकड़ी थी, फट गई। ताजा खून तलवार की धार पर बहा और वह कई कदम पीछे हटा। उसका मन उथल पुथल था और उसका चेहरा पीला पड़ गया। शालू ने चिंता से चिल्लाया, दीदी! हवा की सनसनाहट के साथ शालू, गुलजार और लाली उड़कर आए और ध्रुवांश और सुल्तानी के बगल में उतरे। उनके चेहरे बदल गए जब उन्हें पता चला कि दोनों बुरी तरह घायल हैं। इस यात्रा में सुल्तानी हमेशा अपनी लड़ाइयों में शांत रही थी। वह अपने दुश्मनों को आसानी से हरा सकती थी। उसी तरह ध्रुवांश बाहर से मजबूत नहीं दिखता था, लेकिन वह चमत्कार कर सकता था और लगभग हर स्थिति को पलट सकता था। उन्हें पता ही नहीं चला कब ये दोनों उनके छोटे दल के अहम सदस्य बन गए। लेकिन अब दोनों बुरी तरह घायल थे। अब तक गड्ढे की गहराइयों में कई ताकतें जमा हो चुकी थीं, लेकिन शियान की ताकत महसूस करके वे डर भरे चेहरों के साथ जल्दी पीछे हट गए। धारदार दल और जमीराह दल भी हरकत करने में सावधान थे। बदलाव चरण का हर स्तर अगले से बहुत बड़ा अंतर रखता था। दोनों ताकतों के पास मिलकर 4 बदलाव चरण प्रारंभिक स्तर के योद्धा थे, लेकिन शियान जैसे किसी के खिलाफ वे कुछ ही वार में मारे जाते। यही अंतर था बदलाव चरण प्रारंभिक स्तर और चरम स्तर के बीच। शियान ने हवा में मंडराते हुए, खून लाल रोशनी से उफनते हुए कहा, लड़के, समझदारी से काम लो और उसे दे दो। शायद मैं तुम्हें जल्दी मरने दूं। उसकी नजरें तीखी थीं और वह ध्रुवांश को घूर रहा था। ध्रुवांश ने ठंडी मुस्कान दी। शियान वाकई ताकतवर था, खासकर उच्च रैंक के चेतना औजार के साथ। वह बदलाव चरण में असाधारण रूप से मजबूत था, लेकिन अगर वह सोचता था कि वह ध्रुवांश को डर से झुका सकता है तो वह अभी भी बहुत भोला था। अगर ध्रुवांश के पास जान बचाने की चाल न होती तो वह शियान से लड़ने की हिम्मत कैसे करता। ध्रुवांश की हथेली धीरे बंद हुई और उसकी आंखों की गहराई में काली लपटें उबलीं। लगता था इस बार उसे प्राचीन अमर पक्षी की ताकत उधार लेनी पड़ेगी। उसे अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन अब भी उसे इसकी परवाह नहीं थी।
विचार ध्रुवांश के दिल में चमके और तलवार की नोक से और खून काले शैतानी खंभे पर टपका और गायब हो गया। किसी ने हैरानी से चिल्लाया, उस काले पत्थर के खंभे को देखो। काले गड्ढे के बीच में खड़े एकमात्र टूटे पत्थर के खंभे की सतह पर गहरे लाल रूंस धीरे धीरे जलने लगे। आसमान और जमीन भी लाल रंगत लेने लगे। ध्रुवांश भी इस अजीब बदलाव से चौंका और उसने सुल्तानी की कलाई पकड़ी। पत्थर के खंभे से दूर हटो। उसकी चेतावनी उनके कानों तक पहुंची और वह पहले से ही सुल्तानी को लेकर पीछे हट चुका था। बाकी लोग तुरंत पीछे चले। शियान की आंखें ठंडी हो गईं और वह बोला, भागने की कोशिश। वह भी पीछे चला। जैसे ही शियान फट पड़ा, काला शैतानी खंभा चमकदार खूनी रोशनी से फट गया। रोशनी खून के लाल खंभे की तरह बादलों में उड़ी और आसमान में बिखर गई, जिसे खून का समुद्र बना दिया। एक शैतानी लहर आसमान के नीचे फैली। इसने शियान के हाथों में उस शैतानी उच्च रैंक के चेतना औजार को नाजुक खिलौने जैसा बना दिया। अचानक घटनाओं ने वहां मौजूद सबको चौंका दिया। शियान का चेहरा भी जबरदस्त बदल गया। उसने उस खून के आसमान से डरावनी और अकथनीय लहर महसूस की। शियान ने टूटे खंभे को हैरानी से देखा। यह काला पत्थर का खंभा क्या है? यह इतना भयानक क्यों है? उसके दिल में ख्याल आया, क्या यह खंभा इस खजाने का असली खजाना हो सकता है? उसका दिल कांपा। उसका मिशन सफेद ड्रैगन बादशाह के खजाने से असली खजाना लेना था, लेकिन उसे खजाने की खासियतों की विस्तृत जानकारी नहीं थी। पहले उसे लगा कि यह सफेद चेतना मोती था जो ध्रुवांश ने लिया था। इसकी चेतना शक्ति की लहरें बताती थीं कि यह सबसे ज्यादा असली खजाना हो सकता था। लेकिन अब यह रहस्यमय काला खंभा और भी चौंकाने वाला था। यह इतना भयानक था कि शियान हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। खून के बादलों का समुद्र फैला और पूरे आयाम को ढक लिया। सबने हैरानी से देखा जब उनके आसपास का अंतरिक्ष मुड़ने लगा और टूटने को तैयार दिखा। यह रहस्यमय अंतरिक्ष भी उस डरावने पत्थर के खंभे को दबा नहीं पाया। अनगिनत योद्धा हैरानी से अभिभूत हो गए। यह कैसा खजाना था? क्या यह दैवीय औजार हो सकता था? शियान ने चेताया, अंतरिक्ष टूटने वाला है। ध्रुवांश और बाकी लोग तुरंत अपनी चेतना शक्तियों को अपने शरीर की रक्षा के लिए चलाने लगे। शियान बस अपनी मुट्ठी कस सका और अब हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपनी चेतना शक्ति चलाकर खुद की रक्षा की। अंतरिक्ष अपनी सीमा तक मुड़ा। एक धमाके के साथ वह शीशे की तरह टूट गया और अंतरिक्ष की संरचना में हिंसक लहरें फैल गईं। एक के बाद एक अंतरिक्ष भंवर उभरे और अंदर फंसे लोगों को निगलने लगे। उनके दल में कोई कुछ कह पाता, इससे पहले वे भी एक अंतरिक्ष भंवर में लिपट गए और गायब हो गए। दूर आसमान में कई छेद उभरे। अनगिनत आकृतियां कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंके जाते हुए बाहर गिरीं। ध्रुवांश और उसका दल खुशकिस्मत था, क्योंकि बाहर फेंके जाने पर वे अलग नहीं हुए। उन्होंने अपनी गिरावट को संभाला और एक साथ एक पहाड़ी चोटी पर उतरे। सुल्तानी ने हैरानी से पर्वत श्रृंखला में बिखरी बेकार आकृतियों को देखा और बोली, सब बाहर आ गए। गुलजार ने हैरान होकर पूछा, वह काला पत्थर का खंभा क्या था? इतना भयानक। सफेद ड्रैगन बादशाह ने बनाया अंतरिक्ष बहुत स्थिर था, लेकिन वह काले शैतानी खंभे ने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। केवल सफेद ड्रैगन बादशाह जैसे या उससे ताकतवर योद्धा ही ऐसा कर सकते थे ना? ध्रुवांश गहरी सोच में था। उसने पहले ऐसा कुछ देखा था। उसे समझ आया कि काला शैतानी खंभा वही सर्वोच्च खजाना था जो सफेद ड्रैगन बादशाह ने शैतानी ड्रैगन महल से चुराया था। लेकिन वह चीज बहुत शैतानी थी। ध्रुवांश को उसे छूने से भी डर लग रहा था। ध्रुवांश ने घोषणा की, हमें तब तक निकलना होगा जब तक शियान ने हमें नहीं देखा। शियान वाकई जबरदस्त था। अगर वे उससे बच सकते तो बेहतर था, वरना जिंदगी मौत की लड़ाई अनिवार्य हो जाती। सुल्तानी और बाकी लोग सहमत हुए और मुड़कर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन उसी पल ध्रुवांश ने उनके सामने एक नई दरार उभरते देखी और उसमें से शैतानी शक्ति की बाढ़ निकली। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, खूनी रोशनी दरार से फटी और ध्रुवांश की चौड़ी आंखों के बीच सीधे लगी। ध्रुवांश का शरीर अकड़ गया। उसे एक बहुत डरावनी शैतानी शक्ति अपने शरीर में फैलती महसूस हुई, जो काले शैतानी खंभे से निकली थी।
ध्रुवांश के शरीर से भयानक क्रूर शक्ति फटी। उसकी आंखें तुरंत खून लाल हो गईं और उसके दिल की गहराइयों से जबरदस्त खून की प्यास उबली, जो उसकी समझ को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ध्रुवांश की इच्छा शक्ति स्थिर और मजबूत रही। ऐसी हालत में भी वह अपनी चेतना को थामे रख सका। उसने तुरंत विजय स्तंभ कला चलाई, अपनी चेतना शक्ति से उस आक्रमणकारी क्रूर शक्ति को रोकते हुए। उसे पता था कि अगर उसका दिमाग इस क्रूर शक्ति के सामने झुक गया तो वह सिर्फ एक हत्यारा कठपुतली बनकर रह जाता। उसका दिल गुस्से से गरजा, कमबख्त। वह क्रूर शक्ति के आक्रमण का जोरदार विरोध करने लगा। सुल्तानी और बाकी लोग ध्रुवांश की हालत देखकर मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका शरीर बेकाबू कांप रहा है और उसकी आंखें लाल हो गई हैं, तो वे हैरान रुक गए। शालू ने चिंता से चिल्लाया, ध्रुवांश, तुम्हें क्या हो गया? सुल्तानी का आकर्षक चेहरा बदल गया। कितनी भारी खूंखार शक्ति है! क्या यह शक्ति उसे खजाने में रहते वक्त घुस गई? गुलजार ने जल्दी पूछा, अब क्या करें? यह क्रूर शक्ति बहुत डरावनी है। सफेद ड्रैगन बादशाह का बनाया आयाम भी इसे नहीं रोक पाया, और ध्रुवांश इससे संक्रमित हो गया। क्या यह उसके लिए आपदा नहीं? सुल्तानी ने दांत पीसकर कहा, पहले हमें यहां से निकलना होगा। हर वक्त में कुछ गड़बड़ होनी थी और अब ध्रुवांश के साथ गड़बड़ हो गई। उनकी लड़ाई की ताकत कम हो गई थी और उनकी मौजूदा जगह की हालत बहुत निराशाजनक थी। आखिर ध्रुवांश ने सफेद चेतना मोती चुरा लिया था। अगर वे यहां रुके तो जरूर और अनचाहा ध्यान खींचते। लाली और बाकी तीन ने जल्दी सिर हिलाया। हां। वे ध्रुवांश को खींचकर बिजली की रफ्तार से सफेद ड्रैगन पहाड़ी से बाहर फट पड़े। दूर एक पहाड़ी छोटी पर शियान उभरा। उसकी आंखें काली थीं। जब उसने उस दिशा को देखा जिधर ध्रुवांश का दल गायब हुआ था, अंदर ही अंदर शियान गुस्से से भरा था। अगर वह अजीब काला शैतानी खंभा उसका लक्ष्य था तो उसने अपना मिशन नाकाम कर दिया था, और अब जब खजाना टूट चुका था, काले शैतानी खंभे के सारे निशान उसके साथ खो गए थे। उसे नहीं पता था कि खोज कैसे शुरू करे। इन हालात में शियान ने अपना मिशन नाकाम कर दिया था। अगर वह खाली हाथ लौटा तो उसे सख्त सजा मिलती। उसे इस नाकामी की भरपाई किसी तरह करनी थी। शायद अगर वह ध्रुवांश और उसके दल को मारकर सफेद ड्रैगन चेतना बीज चुरा लेता तो वह थोड़ा मोचन कर सकता था। कम से कम वे उसकी जान बख्श देते। वरना भले उसका पिता शैतानी ड्रैगन महल का बुजुर्ग हो, उसका सिर उसके कंधों से अलग हो सकता था। वह इंद्रधनुषी रोशनी की किरण में बदला और बोला, भागने की कोशिश? कितना बड़ा सपना है। इसके बाद वह उनका पीछा करने लगा। ध्रुवांश के शरीर में लाल क्रूर शक्ति उसकी रक्षा को एक एक करके तोड़ रही थी। वह आगे बढ़ी, ध्रुवांश जो कुछ भी फेंक सकता था उसे तबाह करती हुई, और उसकी इच्छा को चकमा देकर उसके शरीर में और गहराई तक घुसी। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश इस शक्ति के तांडव से ढहने वाला था, उसके शरीर में एक साफ चीख गूंजी। युवा को उस आवाज सुनकर तुरंत राहत महसूस हुई। प्राचीन अमर पक्षी आखिरकार हरकत में आई थी। ध्रुवांश की चेतना समुद्र से काली लपटें उबलीं और ज्वार की लहरों की तरह फैलीं। वे लाल शक्ति से टकराईं और पागल जानवरों की तरह एक दूसरे को निगलने लगीं। अधिकार में आने का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन इससे पहले कि ध्रुवांश राहत की सांस ले पाता, प्राचीन अमर पक्षी ने गंभीर स्वर में बोली, सावधान रहो। यह शैतानी खंभा उतना साधारण नहीं है जितना तुम सोचते हो। मेरी मौजूदा हालत में मैं भी इसे नहीं झेल सकती। ध्रुवांश का दिल धड़का। क्या? यहां तक कि प्राचीन अमर पक्षी उस अजीब शैतानी खंभे को हरा नहीं सकती थी। यह चीज आखिर थी क्या? प्राचीन अमर पक्षी ने सोचा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो यह शैतानी खंभा एक बहुत ताकतवर प्राचीन शैतानी औजार है। यहां तक कि एक परमार्थ योद्धा भी इसे दबा नहीं सकता। उसकी आवाज में छिपा डर साफ था। प्राचीन शैतानी औजार। ध्रुवांश को इस शब्द से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह साफ था कि उसने इसे पहली बार सुना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी हालत अभी भी बेहतर नहीं थी। उसने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा, तो अब क्या करें? अगर प्राचीन अमर पक्षी भी इस प्राचीन शैतानी औजार को नहीं हरा सकती थी, तो क्या वह अपने शरीर का नियंत्रण इससे नहीं खो देता? प्राचीन अमर पक्षी ने लंबा ठहराव लिया। शायद तुम इस प्राचीन शैतानी औजार को अपनी चेतना सागर में ललचा सकते हो।
ध्रुवांश चौंक गया। क्या? यही वजह थी कि वह इतनी जोर से इसका विरोध कर रहा था, और अब प्राचीन अमर पक्षी चाहती थी कि वह इसे अपनी चेतना समुद्र में आने दे। अगर यह खंभा उस जगह पर कब्जा कर लेता तो ध्रुवांश हमेशा के लिए नरक में होता। प्राचीन अमर पक्षी ने जारी रखा, अगर मैं पूरी ताकत पर होती तो शायद मैं इससे लड़ सकती थी, और मेरे अलावा क्या तुम्हारे शरीर में कुछ और नहीं है? ध्रुवांश एक पल के लिए उलझन में रहा, फिर उसे समझ आया कि प्राचीन अमर पक्षी किस बारे में बात कर रही थी। क्या तुम उस रहस्यमय काले कागज की बात कर रही हो? ध्रुवांश ने कड़वी मुस्कान दी। वह काला कागज क्या है? इतनी सारी अज्ञात चीजें उसके अंदर क्यों जमा हो रही थीं? उसे अभी भी नहीं पता था कि उस रहस्यमय काले कागज का इस्तेमाल कैसे करना है। प्राचीन अमर पक्षी ने समझाया, उस काले कागज में प्राचीन शक्ति की लहरें हैं। यह प्राचीन दैवीय तकनीक लगती है, हालांकि यह एक अधूरी है। ध्रुवांश ने खाली खाली पूछा, प्राचीन दैवीय तकनीक क्या है? प्राचीन अमर पक्षी ने जवाब दिया, यह दैवीय रैंक की चेतना कला जैसी है, लेकिन कहीं ज्यादा ताकतवर। प्राचीन रिकॉर्ड इसके दैवीय गुणों को आसमान तोड़ने वाला बताते हैं। जब भी प्राचीन दैवीय तकनीक दिखती थी, साधारण परमार्थ योद्धा तो छोड़ो, धरातल और गगन परमार्थ योद्धा भी इसके लिए झुंड बनाकर आते थे। प्राचीन दैवीय तकनीक उनकी ट्रेनिंग के रास्ते में और बड़ा कदम उठाने में मदद कर सकती थी। ध्रुवांश हैरान रह गया। तो परमार्थ योद्धा भी आकर्षित होते थे? उसने कभी नहीं सोचा था कि इस रहस्यमय काले कागज का इतना समृद्ध इतिहास होगा। अफसोस कि यह अधूरी थी। प्राचीन अमर पक्षी ने कहा, तुम्हारी चेतना समुद्र में बैंगनी फूल याद है? वह दैवीय सील जाल है। अगर तुम प्राचीन शैतानी औजार को अपनी चेतना समुद्र में ललचाते हो तो उस फूल से इसे दबा सकते हो। ध्रुवांश ने अपनी चेतना समुद्र की ओर सोचा, जहां काले कागज के ऊपर गहरे बैंगनी बैंगनी फूल चुपके से तैर रहा था। उसे उससे कोई चौंकाने वाली लहरें महसूस नहीं हुई, लेकिन ध्रुवांश बेवकूफ नहीं बना। उसने पहले ही अनुभव कर लिया था कि बैंगनी फूल कितना ताकतवर हो सकता है। जब प्राचीन अमर पक्षी ने उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब इसी फूल ने उसे दबाकर सील कर दिया था। ध्रुवांश ने कहा, तो चलो कोशिश करते हैं। वह अनिर्णयी किस्म का नहीं था। प्राचीन शैतानी औजार इतना ताकतवर था कि प्राचीन अमर पक्षी भी इससे नहीं टकरा सकती थी, तो उसे अपने छिपे त्रुप के पत्ते पर भरोसा करना पड़ा। सच था, इसमें कुछ जोखिम थे, लेकिन यह फिर भी निष्क्रिय बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर था। अब जब ध्रुवांश ने अपना रास्ता तय कर लिया था, उसने सारी हिचकिचाहट काट दी। उसने अपना दिमाग मोड़ा और अपनी सारी चेतना शक्ति, जिसमें वह क्रूर शक्ति को रोकने की कोशिश में खर्च कर रहा था, को अपनी चेतना समुद्र में वापस खींच लिया। प्राचीन अमर पक्षी की जबरदस्त काली लपटें भी तेजी से पीछे हटीं। जैसे ही वह और उसकी पक्षी पीछे हटे, क्रूर शक्ति पागलों की तरह घुसी। काला शैतानी खंभा क्रूर शक्ति के दिल में गूंजा। फिर ध्रुवांश की घबराई नजरों में यह काले प्रकाश की किरण में बदला और उसकी चेतना समुद्र में झपटा, पीछे क्रूर हवा का झोंका छोड़ते हुए। बाहर की दुनिया में हवा सनसना रही थी। सुल्तानी और बाकी लोग जितनी तेजी से हो सकता था बढ़ रहे थे, जबकि गुलजार और लाली बेहोश से दिखने वाले ध्रुवांश को ले जा रहे थे। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था और उसकी मांसपेशियां तनी थीं। सुल्तानी ने पीछे मुड़कर देखते हुए जल्दी कहा, जल्दी करो, सफेद ड्रैगन पहाड़ी से निकलने के बाद हम क्रूर शक्ति को निकालने के तरीके सोच सकते हैं। उसे कोई पीछा करता नहीं दिखा, लेकिन न जाने क्यों उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या शियान ने सचमुच उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था? एक विचार उसके दिमाग में चमका और उसका चेहरा जबरदस्त बदल गया। उसने चिल्लाया, सावधान! आगे एक पहाड़ की छोटी से लाल बिजली फटी और शालू की ओर बढ़ी। सुल्तानी ने अपनी नाजुक उंगलियां उठाईं और सघन जल चेतना बीज से नीली पानी की दीवार उबली। लाल वार लहर से टकराया और चेतना शक्ति और पानी की ताकतवर लहरें बिखरीं। टक्कर की शक्ति से भांप उठी। दल रुक गया और उन्होंने बदसूरत चेहरों के साथ पहाड़ की ओर देखा। एक क्रूर देवता जैसी आकृति उस छोटी पर खड़ी थी, लाल भाला पकड़े हुए
और नाराजगी के साथ उन्हें घूर रही थी। गुलजार ने चिल्लाया, "यह शियान है!" तो उसने उनका पीछा किया था, जैसा कि उम्मीद थी। शियान ने सुल्तानी के दल को नीचे देखकर घोषणा की, "मैंने पहले ही कहा था, तुम में से कोई बच्चा आज नहीं बचेगा।" उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई जब उन्होंने उसकी आंखों में कच्ची खून की प्यास देखी। शालू ने चिंता से पूछा, "दीदी, अब क्या करें?" शियान उनके लिए बहुत ताकतवर था और उनके एक मुख्य लड़ाकू कोमा में था। वे पूरी तरह नुकसान में थे। लाली की खूबसूरत आंखें ठंडी नजरों से शियान को घूर रही थीं। "शालू, तुम ध्रुवांश को सुरक्षित जगह ले जाओ। गुलजार और मैं तुम्हारी दीदी की मदद करेंगे।" सुल्तानी का शियान से जीतना असंभव था, लेकिन लाली और गुलजार शायद उसके कंधों से कुछ दबाव कम कर सकते थे। शालू का आकर्षक चेहरा चिंता से भरा था। उसे पता था कि भले तीनों मिलकर काम करें, वे हालात नहीं बदल सकते थे। सुल्तानी ने धीमी आवाज में आह भरी, "हम शियान को जितना हो सके रोकने की कोशिश करेंगे। अगर तुम कर सको तो ध्रुवांश को ले जाओ और हमसे पहले भाग जाओ।" शालू चौंक गई। "दीदी!" सुल्तानी का मधुर चेहरा ठंडा हो गया, जो वह शायद ही कभी दिखाती थी। "रुको, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।" शालू ने अपने गुलाबी होंठ काटे और आंखों में आंसुओं के साथ सिर हिलाया। आखिरकार उसने ध्रुवांश को पकड़ा और पीछे हटी, हालांकि वह दूर एक पहाड़ पर उतरी और घबराई नजरों से टक्कर को देखने लगी। शियान ने उसे जाते हुए देखा। फिर उसने अपने खून लाल भाले को उठाया और पैर पटका। पूरा पहाड़ कांप गया। आखिरकार उसने ऐसी आवाज में बोला जिसमें आसमान और जमीन की सारी खून की प्यास थी, "अपने आखिरी शब्द तैयार करो, फिर मरने के लिए तैयार हो।" सुल्तानी, गुलजार और लाली पहाड़ी जंगल में खड़े थे। जबरदस्त चेतना शक्ति तूफान की तरह उन पर फैली। पेड़ों का समुद्र भी इसके दबाव में झुक गया। सुल्तानी उनमें सबसे ताकतवर थी। वह पहले से ही बदलाव चरण मध्यम स्तर पर थी। उसके पास उच्च रैंक का चेतना औजार सघन जल चेतना बीज भी था, तो उसकी लड़ाई की ताकत साधारण से कहीं ज्यादा थी। लाली ड्रैगन चेतना कड़ों की ताकत उधार लेकर उपयोगी हो सकती थी। इसका मतलब था कि गुलजार उनमें सबसे कमजोर था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग तकनीक रक्षा पर केंद्रित थी, तो वह बहुत मजबूत ढाल बनाता था। अगर तीनों अपनी ताकतें मिलाते तो वे एक जबरदस्त ताकत बन सकते थे। लेकिन फिर भी तीनों को भरोसा नहीं था कि वे शियान को हरा सकते थे। लेकिन मौजूदा हालात में वे अपनी किस्मत को स्वीकार भी नहीं कर सकते थे। उन्हें लड़ना था, भले उन्हें पता था कि वे मरने वाले हैं। शियान ने तीनों को ठंडी नजरों से देखा और बोला, "नादान बच्चों का झुंड।" फिर उसने ठंडी मुस्कान दी और अपने लाल भाले को कस लिया। उसकी आंखें तीखी और लाल हो गईं और वह आगे बढ़ा। डरावनी चेतना शक्ति ज्वालामुखी की तरह फटी। डरावना चेतना शक्ति दबाव उन पर फैला। सुल्तानी ने चिल्लाया, "जाओ!" उसकी आकर्षक आंखें केंद्रित हुईं और वह सबसे पहले आगे फटी। उसने एक नाजुक उंगली हवा में उठाई। चमकता सघन जल चेतना बीज आगे बढ़ा और पहाड़ी नीली लहर उठाई, जो शियान की ओर बढ़ी। लाली ने ड्रैगन चेतना कड़ों में से एक में शक्ति चलाई। गर्ज! वह तेजी से विशाल लाल बांट ड्रैगन में बदला। वह डरावनी चेतना शक्ति के साथ गरजा और शियान की ओर झपटा। गुलजार ने भी गुर्राया और गहरी पीली चेतना शक्ति फैली। उसने उंगलियां कसीं और उसी रंग की ढाल उभरी जिस पर भारी पहाड़ उकेरे थे, और अनंत वजन और स्थिरता की शक्ति बिखर रही थी। शियान ने उनके डरावने हमले को देखकर ठंडी मुस्कान और चौड़ी की, "गुस्ताखी!" उसकी आकृति आगे फटी और लाल भाला कांपा। जबरदस्त चेतना शक्ति खून की नदियों की तरह उबली और उनके हमलों से टकराई। डरावनी चेतना शक्ति का तूफान उठा और नीचे जंगल को तबाह कर दिया। सब कुछ लड़ाई में फट पड़ा। प्राचीन काल के सर्वोच्च शैतानी जानवर की तरह काला शैतानी खंभा अपनी क्रूर शक्ति के साथ ध्रुवांश की चेतना समुद्र में घुसा। जैसे ही शैतानी खंभा उसकी चेतना समुद्र में टकराया, ध्रुवांश को तुरंत तीव्र दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसका चेतना समुद्र टूटने वाला हो। क्रूर शक्ति खूनी नदियों की तरह उसमें बही। काला शैतानी खंभा गूंजा जैसे वह उसे जीतने का जश्न मना रहा हो। ध्रुवांश की आत्मा चेतना शक्ति चक्र पर अपनी जगह से खड़ी हुई। उसका छोटा चेहरा गंभीर था। जब उसने क्रूर शक्ति को देखा,
उसके पीछे मंडला पर प्राचीन अमर पक्षी भी खड़ी हुई, अपने लपटों वाले पंख फड़फड़ाए और मंडराने लगी। दोनों ने सावधानी से काले शैतानी खंभे को देखा। प्राचीन अमर पक्षी ने कहा, तुम बैंगनी फूल सक्रिय करो, मैं इसे व्यस्त रखती हूं। ध्रुवांश ने सिर हिलाया। ठीक है। उसकी आत्मा बैंगनी फूल के शिखर की ओर बढ़ी और बैठ गई। अपने मौजूदा चरण में वह काले कागज से उगने वाले बैंगनी फूल को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन यह उसके अंदर सालों से था, तो वह इससे वाकिफ था। वह कम से कम इसे थोड़ा सक्रिय कर सकता था। प्राचीन अमर पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और जोर से चीखी। क्रूर शक्ति और जमीन हिलाने वाली काली लपटों का समुद्र काले शैतानी खंभे की ओर बढ़ा। काले शैतानी खंभे ने हमले को भांपा और तुरंत जवाब दिया। उसका गूंजना और तेज हुआ और उसकी खूनी शक्ति और गहरी होकर काली लपटों से टकराई, जैसे दो लहरें टकराकर एक दूसरे को नष्ट कर रही हों। भले प्राचीन अमर पक्षी पूरी ताकत पर नहीं थी, लेकिन लगता था कि काला शैतानी खंभा भी नहीं था। दोनों गतिरोध में फंस गए जब कोई भी ऊपरी हाथ नहीं पा सका। लेकिन यह ध्रुवांश के लिए अच्छी खबर नहीं थी। क्रूर शक्ति बहुत दबाव डाल रही थी। अगर यह यहां ज्यादा देर रही तो उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता। उसे इसे जल्द से जल्द निपटाना था। ध्रुवांश की आत्मा चुपके से बैंगनी फूल पर बैठी। भले उसे सामने की स्थिति की तात्कालिकता समझ थी, वह घबरा नहीं रहा था। उसे पता था कि घबराने से उसकी समस्याएं हल नहीं होती। उसका दिमाग धीरे धीरे शांत हुआ और उसने सारी बाहरी इंद्रियों को बंद कर अपनी मानसिक स्थिति को उस बैंगनी फूल में डुबो दिया जिस पर वह बैठा था। जैसे ही ध्रुवांश का दिमाग बैंगनी फूल में डूबा, उसकी तनी चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली हुईं और शांति की शक्ल लेने लगीं। जीवंतता और असीम गहरे इरादे की अकथनीय भावना उसके दिल में लहराई। उसके नीचे मंडला ने हल्की गहरी बैंगनी चमक बिखेरनी शुरू की और उसकी खूबसूरत पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं। लेकिन इस सुंदरता में डरावनी ताकत भी थी। बैंगनी रोशनी लहराई और बैंगनी फूल के चारों ओर प्रकाश का गोला बनाया। ध्रुवांश को प्राचीन संस्कृत भजनों की गूंज और गूंजती ध्वनि अपनी चेतना समुद्र में सुनाई दी। जब वह ध्वनि क्रूर खूनी शक्ति तक पहुंची, उसकी हिंसक सतह पर लहर फैली और उसे शांत किया। खूनी समुद्र में काला शैतानी खंभा लाल रूंज के साथ चमका। ध्रुवांश की चेतना समुद्र में गूंजते प्राचीन संस्कृत ने उसे खतरनाक रूप से बेचैन कर दिया। लेकिन इस भावना ने सिर्फ उसका गुस्सा भड़काया और वह अजेय क्रोध के साथ फटा, प्राचीन अमर पक्षी के काले लपटों के समुद्र को तोड़ते हुए। ध्रुवांश की आवाज पीछे से गूंजी, इसे आने दो। जब प्राचीन अमर पक्षी फिर से टकराने की तैयारी कर रही थी, वह उस आवाज से चौंक गई। उसने ध्रुवांश की ओर मुड़ी, जो अभी भी अपने फूल पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे अजीब गहरे बैंगनी रंग की थीं। जैसे ही ध्रुवांश की आत्मा बैंगनी फूल से उछली, फूल गहरे बैंगनी रोशनी की किरणों से फट गया। किरणें आपस में जुड़ीं और बैंगनी रोशनी का जाल बनाया। प्रकाश से बुना जाल हवा में उड़ा और काले शैतानी खंभे पर पूरी तरह बैठ गया। जिस पल खंभा जाल में फंसा, उसकी खूनी क्रूर शक्ति बिखर गई। काले शैतानी खंभे की सतह पर खूनी रूंज उभरे और वह जाल से बचने के लिए तरह तरह के आकार में बदलता रहा। आखिरकार उसे समझ आया कि प्रकाश जाल में कुछ अजीब था। यह बैंगनी प्रकाश जाल उतना साधारण नहीं था जितना दिखता था। यह सिर्फ रोशनी की किरणें लगता था, लेकिन नजदीक से देखने पर वे रेखाएं रहस्यमय रून्स की नदियां थीं। वे रून्स ही वजह थे कि काला शैतानी खंभा आजाद नहीं हो पा रहा था। बैंगनी मंडला धीरे धीरे घूमा और काले शैतानी खंभे को खींचा, जैसे मांसाहारी पौधा जो अपने शिकार को पकड़ लेता है। धम! खंभे का खूनी समुद्र उबला और वह जोरदार तड़पा। धीरे धीरे प्राचीन क्रूर शक्ति ने मंडला की खींच को भी रोक दिया। बैंगनी फूल एक रहस्यमय अस्तित्व था, लेकिन काला शैतानी खंभा उतना ही ताकतवर था। ध्रुवांश ने खंभे की पागल तड़प देखकर चिल्लाया, प्राचीन अमर पक्षी, इस पर हमला करो। प्राचीन अमर पक्षी ने सिर हिलाया और अपने पंख सटकाए। काली लपटें जमा हुईं और बिना आकार के काले पंखों की जोड़ी में बदलीं, जो गहरे प्रकाश से जल रहे थे। लेकिन उनकी सतह से कोई लपटें नहीं भड़क रही थीं। फिर भी ध्रुवांश को वहां जमा डरावनी शक्ति महसूस हुई।
काले पंख अपने मालिक को प्रकाश की किरण में लेकर बिजली की रफ्तार से शैतानी खंभे पर टकराए। खंभा टक्कर की ताकत से कांपा और उड़ गया। बैंगनी फूल ने मौका नहीं गंवाया और उसे आगे खींच लिया। जैसे ही काला शैतानी खंभा बैंगनी फूल में खींचा गया, उसकी खूबसूरत पंखुड़ियां उठीं और फूल को कसी कली में बंद कर दिया। चमकते रूंस पंखुड़ियों पर तैरने लगे और बैंगनी बेड़ियों में बदले जो काले शैतानी खंभे को बांधने लगे। काला शैतानी खंभा तड़पता रहा और बेड़ियां खटखटाती और खनकती रहीं। लेकिन बेड़ियों की संख्या बढ़ती गई जब तक काला शैतानी खंभा पूरी तरह सील नहीं हो गया। ध्रुवांश और प्राचीन अमर पक्षी को अचानक लगा जैसे उनके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। ध्रुवांश की आत्मा सावधानी से बैंगनी फूल के पास पहुंची। काला शैतानी खंभा अभी भी खड़ा था, भले अब वह अनगिनत बैंगनी बेड़ियों में जकड़ा था और उसकी ताकतवर शक्ति दब गई थी। ध्रुवांश ने फटे पुराने काले खंभे को देखकर मुस्कुराया। आखिरकार इस बड़े वाले को निपटा दिया। उसकी आंखें अचानक कुछ पर टिकीं और वह हैरानी से बोला, लगता है इस पर कोई नाम उकेरा है। उसने प्राचीन अक्षरों को गौर से देखा और भौहें सिकोड़ीं। इतने पुराने शब्द पहचानना मुश्किल था। उसने बुदबुदाया, कालमेरु स्तंभ। ध्रुवांश ने कहा, क्या कालमेरु स्तंभ इस चीज का नाम है? वह प्राचीन अमर पक्षी की ओर मुड़ा। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता होगा ना, चूंकि तुम इतने समय से जीवित हो। ज्ञान और अनुभव की बात करें तो प्राचीन अमर पक्षी के पास उससे कहीं ज्यादा था। प्राचीन अमर पक्षी ने उसे एक पल घूरा, फिर आंखें तरेरीं और पंख फड़फड़ाए। 9 अमर पक्षियों में मैं अभी सिर्फ वयस्क हुई हूं। ध्रुवांश चौंक गया। तुम अभी सिर्फ वयस्क हुई हो और इतनी ताकतवर हो? प्राचीन अमर पक्षी ने अपनी पतली और सुंदर गर्दन गर्व से उठाई। क्या तुमने सोचा कि पूर्ण प्रतिभाएं सिर्फ तुम्हारी इंसानी नस्ल में होती है? ध्रुवांश ने अपनी नाक रगड़ी। प्राचीन अमर पक्षी ने लापरवाही से ध्रुवांश को देखा। वैसे तुम्हें यह सोचने की जरूरत है कि अभी जो हुआ उसके बाद क्या करना है। भले काला शैतानी खंभा सील हो गया हो, उसने अभी भी तुम्हारे शरीर में ढेर सारी क्रूर शक्ति छोड़ दी है। अगर तुमने जल्दी इसे निकाला नहीं तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। ध्रुवांश ने मुस्कुराया और आंखें सिकोड़ी। जब उसके मुंह के कोने पर उत्सुक मुस्कान उभरी। वह हैरान नहीं था, जाहिर है उसे पहले से पता था। उसने कहा, यह क्रूर शक्ति भी एक तरह की शक्ति है। समझ गया, मुझे अगली बार इनका इस्तेमाल करना होगा। जबरदस्त चेतना शक्ति तूफान की तरह जंगल में फैली और पेड़ों को अपनी ताकत से चटक कर गिरा दिया। खूनी चेतना शक्ति ने आसमान को बेरहमी से चीरा। जब भी उसका कोई दुश्मन, नीला लहर या लाल ड्रैगन, उस पर झपटा, वह पीछे उछल गया। कोई भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। सुल्तानी और लाली के चेहरे पीले पड़ गए, खासकर लाली का, जिसकी भारी छाती हाँफ रही थी। भले उसके पास उच्च स्तर का चेतना औजार, ड्रैगन आत्मा कड़ा था, वह सिर्फ बदलाव चरण के करीब थी। उसके और शियान के बीच बहुत बड़ा फासला था। अगर सुल्तानी उसे दबाव में न रख रही होती तो वह अब तक हार चुकी होती। फिर भी हालात अच्छे नहीं थे। शियान के हाथ में खूनी भाला कांपा और तीखी खून की प्यास उसके चारों ओर फैली। वह ठंडी मुस्कान के साथ पीछे हट रही 2 युवतियों को देखकर बोला, तुम लोग कितनी देर और टिक सकते हो? सुल्तानी ने दांत पीसे और सघन जल चेतना मोती चलाकर शियान के हमलों को रोकती रही। शियान ने ठंडी आंखों के साथ कहा, मैं अब और खेल नहीं खेल रहा, तुम पर और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। उसकी आंखें सख्त हो गईं। जितनी देर यह खींचता उसका सब्र उतना ही कम होता। भले वह अभी हालात पर काबू रखे था, उसे जल्दी निपटाना था ताकि अनचाही मुसीबत से बचा जाए। उसके शब्द खत्म होते ही उसने खूनी भाले को और कसकर पकड़ा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। असीम चेतना शक्ति फैली और आसमान जैसे जवाब में अंधेरा हो गया। उसके पीछे खून लाल रोशनी की रेखाएं चमकीं, उबलीं और एक विशाल खूनी अजगर का रूप लिया। उसकी पुतलियां लाल थीं और गहरी दुश्मनी से भरी थीं। शियान ने ठंडे चेहरा बनाकर चिल्लाया, खूनी अजगर की आत्मा!
उसके हाथों का भाला लाल रोशनी से फटा। खूनी अजगर उसके पीछे से झपटा इतनी तेजी से कि उसने गरजती हवा खड़ी कर दी। सांप ने अपनी पूंछ लहराई, भाले के चारों ओर लिपटा और खून लाल रोशनी के सागर में सुल्तानी और उसके साथियों की ओर बढ़ा। इस दबाव ने उन्हें चौंका दिया। सुल्तानी का चेहरा बहुत गंभीर हो गया और वह अपनी चेतना शक्ति चलाकर गुर्राई। गहरे पानी का पर्वत। एक विशाल नीली लहर हवा में पहाड़ की तरह उठी, नीले पानी का ठोस ढांचा बनाते हुए, जो इतना भारी था कि आसपास का अंतरिक्ष भी उसकी डरावनी ताकत के सामने झुकता लगा। लाली ने भी अपनी चेतना शक्ति को ड्रैगन आत्मा कड़े में जितना हो सका उतारा और चिल्लाई, ड्रैगन आत्मा कड़ा, ड्रैगन बाट ड्रैगन नरसंहार। दो आध्यात्मिक छल्ले रोशनी की सीटियों के साथ फटे और लाल ड्रैगन और बाढ़ ड्रैगन लाल सर्पिल में एक दूसरे से लिपटे। इस प्रदर्शन का दबाव कमाल का था। डरावने हमले बार बार टकराए, चेतना शक्ति की लहरें फैलीं और एक उन्मादी तूफान बनाया जो इस जमीन की हर चीज को तबाह कर रहा था। हवा चीख रही थी। शियान ने उनके हमलों को टकराते देखा और उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान थी। वह बोला, तुम लोग अकेले मुझे हराना चाहते हो? उसने मुट्ठी कसी और विशाल अजगर खूंखार शक्ति बिखेरता हुआ झपटा। खूनी अजगर नीले पानी के पर्वत से टकराया। जबरदस्त टक्कर ने पानी के पर्वत को झुकने पर मजबूर किया और आखिरकार पूरी लहर फट पड़ी। नीला पानी का पर्वत बिखर गया और खूनी अजगर को कोई चोट नहीं लगी। वह अपनी घनी खूंखार शक्ति के साथ आगे बढ़ा और फिर लाल ड्रैगनों से टकराया। जमीन हिलाने वाली टक्कर गूंजी और दोनों ड्रैगन दर्द से चीखे। आत्मा खड़े मटमैले हो गए और पीछे उड़कर लाली के हाथ में आ गए। लाली और सुल्तानी दोनों के चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने ताजा खून उगला। उनकी शक्ति कमजोर हो गई और हमले ने उन्हें पीछे उड़ा दिया। साफ था कि उन्हें भारी चोटें लगी थीं। खूनी अजगर अपनी बची ताकत के साथ उनकी ओर बढ़ता रहा। गुलजार ने चिल्लाया, पर्वत ढाल। वह एक कदम आगे बढ़ा। उसकी पीली ढाल चमकदार रोशनी से फटी और उसकी सतह पर रणों का पर्वत उभरा जो गहरी स्थिरता और गंभीरता बिखेर रहा था। खूनी अजगर प्रकाश ढाल से टकराया और गुलजार के पैर डगमगा गए। वह कुछ कदम पीछे हटा और उसकी ढाल पकड़े हाथ की उंगलियों से खून बहने लगा। लेकिन गुलजार मजबूत इरादों वाला योद्धा था। भले वह खून की नदियां बहाए, वह अपनी प्रकाश ढाल को थामे रहा। सुल्तानी और लाली की तरह वह भी कई मीटर पीछे उड़ा और गुस्से की दहाड़ के साथ खुद को संभाला। तब जाकर खूनी अजगर की चेतना शक्ति खत्म हुई और वह बिखर गया। गुलजार ने हाँफते हुए पैर जमाए। उसका हाथ अभी भी कांप रहा था। उसने पसीने से भरे चेहरा को पीले पड़े सुल्तानी और लाली की ओर मोड़ा और दांत पीसकर पूछा, तुम दोनों ठीक हो? सुल्तानी और लाली ने कड़वी मुस्कान दी। शियान बहुत ताकतवर था। वे मिलकर भी उसे नहीं हरा सकती थीं। गुलजार ने दांत पीसकर गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों आगे जाओ, मैं इसे रोकता हूं। सुल्तानी ने जवाब दिया, तुम अकेले ऐसा नहीं कर सकते। उसने मुट्ठियां कसीं, दांत पीसे और अचानक उस छोटी की ओर मुड़ी जहां शालू चिंता भरे चेहरा बनाकर उन्हें देख रही थी। सुल्तानी ने गुर्राकर कहा, ध्रुवांश को ले जाओ और भागो। शालू ने चिंता और परेशानी से लाल आंखों के साथ चिल्लाया, दीदी। वह इतनी बेचैन थी कि उसने पैर पटके, उन्हें छोड़कर भागने की अनिच्छा में। सुल्तानी ने सख्ती से कहा, हमारी मौत को बेकार मत होने दे। यह पहली बार था जब शालू ने अपनी दीदी के चेहरे पर इतनी सख्ती देखी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने दांत कसकर ध्रुवांश को जमीन से उठाया, भागने की तैयारी में। शियान ने ठंडी मुस्कान के साथ उन्हें देखकर कहा, हाँ, खुद को छोड़कर दूसरों को बचाने का कितना नेक काम है, लेकिन यह बेकार है। वह बोला, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मेरा रास्ता रोक सकते हो? गुलजार ने ठंडी मुस्कान दी और बोला, आजमा कर देख लो। शियान की आंखें ठंडी हो गईं। बिना चेतावनी वह भूत की तरह हरकत में आया और गुलजार के सामने उभरा। खूनी भाला आगे बढ़ा जिसमें खूंखार शक्ति उबल रही थी। गुलजार चौंक गया, लेकिन उसकी ताकतवर प्रकाश ढाल समय पर फिर बन गई। चिंगारियां उड़ीं और गुलजार हैरान होकर देख रहा था जब उसकी ढाल की सतह पर तेजी से दरारें फैलने लगीं। शियान ने चिल्लाया, टूट! उसका हाथ कांपा और प्रकाश ढाल फट गई। भाला ड्रैगन की तरह बिजली की रफ्तार से गुलजार की छाती की ओर बढ़ा।
उनके बीच एक नीली लहर उठी और भाले को पकड़ा, जिससे वह थोड़ा हट गया और भाले की नोक गुलजार के कंधे को भेद गई। गुलजार दर्द से चीखा और पीछे हटा। उसके कंधे के छेद से खून फव्वारा मार रहा था। जख्म ने उसका पूरा हाथ बेकार कर दिया था। सुल्तानी और लाली तुरंत गुलजार के सामने रक्षात्मक मुद्रा में आ गईं। उन्होंने शियान को घूरा, जो उन्हें बिल्ली की तरह ताक रहा था, जो चूहे के साथ खेल रही हो। शियान ने शालू को मुस्कुराकर धमकाया, छोटी मेम, अगर तुम भागने की कोशिश की तो तुम्हारी दीदी और तुम्हारे दोस्त मेरे हाथों मर सकते हैं। वह अभी भी ध्रुवांश को पकड़े थी और भागने को तैयार थी। शालू ने अपने गुलाबी होंठों को इतना काटा कि खून की पतली रेखा बह निकली। उसका खूबसूरत चेहरा चमकते आंसुओं और निराशा से भरा था, लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और ध्रुवांश को लेकर भाग निकली। उसे पता था कि और रुकने से उनके सारे बलिदान बेकार हो जाते। शियान ने यह देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी और खूनी भाला कांपा। फिर सुल्तानी के दल पर जबरदस्त हमले में फट पड़ा। सुल्तानी का दल अचानक शियान के फटने से खतरों में घिर गया। वह खून लाल भाला उनमें से किसी को भी भेद सकता था। शियान ने ठंडी, दूर और शैतानी आवाज में छोटी कांपती आकृतियों को ताना मारा, हाँ, तुम्हारी दीदी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। शालू ने अपने गुलाबी मुंह को छोटे हाथ से ढका, फिर बेतरतीब ढंग से आंसू पोंछे। आखिरकार उसने इतना संयम पाया कि वह बोली, शियान, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। शियान ने ठंडी मुस्कान दी और बोला, सच? तो इंतजार करते हैं जब तक मैं तुम्हारी दीदी और तुम्हारे दोस्तों को मार नहीं देता। फिर मैं तुम्हारा काम तमाम करूंगा। वह तीनों की ओर मुड़ा, जिनका हमला धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। अचानक उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने खूनी भाले को जबरदस्त शक्ति के साथ फेंका, जो तीनों पर जोर से टकराया। तीनों ने ताजा खून उगला और उनके शरीर पीछे उड़े। उनके चेहरे कागज से सफेद हो गए। शियान ने मुस्कुराकर धमकाया, एक और कदम बढ़ाओ और तुम्हारी दीदी सचमुच मर जाएगी। वह सुल्तानी के ठीक ऊपर खड़ा था। उसके हाथ का खूनी भाला उसकी पतली बर्फ सी सफेद गर्दन की ओर इतनी ताकत से मारा कि उनके चारों ओर हवा की लहर उठी। शालू ने बिना मुड़े अपने पीछे होने वाला नजारा महसूस किया। वह रुकी और उसके कंधे कांपने लगे। उसके गुलाबी होंठों पर और खून फैल गया। लेकिन जैसे ही शियान को लगा कि शालू मुड़ेगी और उस पर हमला करेगी, उसने धीमी, भारी आवाज में कहा, शियान, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी और जब ढूंढ लूंगी तो तुम्हें जरूर मारूंगी। फिर उसकी आंखों की सफेदी लाल हो गई और वह चमक कर भाग निकली। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि एक मजबूत बांह ने उसे रोक लिया। शालू उस स्पर्श से चौंकी और नीचे देखा तो ध्रुवांश धीरे धीरे उसकी बाहों से सिर उठा रहा था। उसका चेहरा लाल था और उसकी काली पुतलियां अब लाल लाल थीं। उसकी त्वचा के नीचे नसें उभरी थीं और ताजा खून उसकी त्वचा से रिस रहा था। यह सब उसकी आंखों की अकथनीय खूंखार शक्ति के साथ उसे डरावना बना रहा था। ध्रुवांश खून के प्यासे असुर की तरह था, जो अभी नरक से निकला हो। उसकी महज शक्ल से ही लोग डर जाते। शालू भी ध्रुवांश की शक्ल से डर गई और बोली, ध्रुवांश, तुम। वह अपनी भावनाओं से अभिभूत होकर रो पड़ी। मुझे तुम्हें कुछ नहीं होने देना था, वरना दीदी और बाकियों की मौत बेकार हो जाएगी। जल्दी मुझे छोड़ दो। ध्रुवांश में असीम खूंखार शक्ति लहरा रही थी और उसने धीरे धीरे अपनी खूनी नसों वाली हथेली उठाकर शालू के गाल से आंसू पोंछे। उसका चेहरा, जो दूसरों को डराता था, उस मुस्कान से चमक उठा जो शालू को इतनी जानी पहचानी थी। उसकी नरम आवाज ने शालू की भावनाओं को शांत किया। फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूं उनमें से कोई एक भी नहीं मरेगा। शालू छोटी पर खड़ी थी, ध्रुवांश की डरावनी शक्ल को चौड़ी आंखों से घूर रही थी। उसे नहीं पता था कि ध्रुवांश ने यह रूप क्यों लिया, तो उसने अपने आंसू पोंछे और पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? उसने सोचा, वह क्या करने वाला था? क्या इससे फर्क पड़ता था? नतीजा तो पहले से तय था। शियान बहुत ताकतवर था, उसकी दीदी भी उसे नहीं हरा पाई थी। तो ध्रुवांश, जो सिर्फ संगम चरण पर था, भला क्या कर सकता था? ध्रुवांश ने कमजोर होती आंखों और भारी आवाज में कहा,
अपनी दीदी और बाकियों के साथ भागने का मौका देखो। दूर चले जाओ और मेरे लिए वापस मत आना, समझी? उसकी आवाज में जैसे असीम खूंखार शक्ति उबल रही थी, जो उसे बर्फ सी ठंडी बना रही थी। शालू इतना डर गई कि वह 2 कदम पीछे हट गई। ध्रुवांश ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसके शरीर पर खूनी निशान बार बार चमक रहे थे, जैसे कोई नरक से निकला हत्यारा असुर। वह चुपचाप ध्रुवांश को देखती रही, फिर सिर हिलाया। ध्रुवांश ने उसकी सहमति स्वीकारी, फिर बिना एक और शब्द कहे मुड़ा। वह बिजली की किरण की तरह क्षितिज की ओर बढ़ा। उसकी भारी आवाज जमीन पर गूंजी, शियान, जो चीज तुम चाहते हो वह मेरे पास है, लेकिन उसे वापस ले पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। शियान ने उड़ती तलवारों जैसी आंखों से ध्रुवांश को देखकर ठंडी मुस्कान दी और बोला, हाँ, तो तुम आखिरकार वापस आ गए। सुल्तानी और बाकी लोग और परेशान हो गए और बोले, ध्रुवांश, तुम। उन्होंने शियान को रोकने के लिए इतनी मेहनत से वक्त निकाला था ताकि शालू भाग सके, लेकिन अब ध्रुवांश अचानक वापस दौड़कर आ गया था। लेकिन ध्रुवांश ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उसकी लाल आंखों की लहरें पल ब पल कमजोर हो रही थीं। आखिरकार वे पूरी तरह गायब हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की, फिर धीरे धीरे ढीली की। अगर वे उसके शरीर के अंदर देख सकते तो पाते कि खूंखार शक्ति उसकी नसों में डरावनी ताकत के साथ उबल रही थी। लेकिन हर बार जब वह उसमें से गुजरती, उसकी नसें थोड़ा हिलतीं। एक अकथनीय खूंखार शक्ति उसे भर रही थी, लेकिन यही दर्द ध्रुवांश को साफ दिमाग रखने दे रहा था, भले ही खूंखार शक्ति उस पर हमला कर रही थी। प्राचीन अमर पक्षी ने ध्रुवांश के शक्ति सागर में तबाही देखकर सिर हिलाया और बोली, क्या पागलपन है? खूंखार शक्ति बहुत दबाव वाली ताकत थी और दिमाग को खाने में माहिर थी। अगर ध्रुवांश का दिमाग इस खूंखार शक्ति के नीचे आ जाता तो वह हमेशा के लिए हत्यारा कठपुतली बन जाता जो कभी नहीं जागता। खूंखार शक्ति ताकतवर थी, लेकिन इसके साथ खेलना जोखिम भरा था। एक गलत कदम और ध्रुवांश इसे खुद सौंप देता। कितना हिम्मती शख्स! ध्रुवांश चुपचाप आसमान में खड़ा था। जैसे ही उसकी आंखों की लहरें गायब हुईं, उसकी शक्ति भी लगभग मटमैली हो गई। उसकी त्वचा पर खून लाल निशान कीड़े की तरह रेंग रहे थे। ये देखना कम से कम असहज था। शियान ने ध्रुवांश की आंखों में अजीब नजर देखकर ठंडी मुस्कान दी और बोला, हम इतनी दूर आ चुके हैं और फिर भी तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? कितना बेवकूफ! वह ध्रुवांश की मौजूदा शक्ल से जरा भी डरा नहीं था। आखिर शियान बदलाव चरण चरम स्तर पर था और उसके पास उच्च स्तर का चेतना औजार था और उसकी लड़ाई की काबिलियत अपने साथियों में भी शीर्ष थी। एक संगम चरण के लड़के से निपटना क्या मुश्किल होता? शियान ने चिल्लाया, मर! वह आगे फटा और उसके हाथ का खूनी भाला चेतना शक्ति की लहरों के साथ हवा को चीरता हुआ ध्रुवांश की ओर बढ़ा। सुल्तानी और बाकी लोग चिल्लाए, ध्रुवांश, सावधान! ध्रुवांश ने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही खूनी भाला उसकी छाती को भेदने वाला था, उसने एक हाथ बढ़ाया और भाले के डंडे को पकड़ लिया। बेहद तीखा भाला कानों को चीरने वाली चीख निकाल रहा था और ध्रुवांश के हाथ से ताजा खून भाले की नोक से बह रहा था। ध्रुवांश की त्वचा पर खूनी निशान और गहरे हो गए। शियान का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। यह ध्रुवांश खजाने में मिले उस ध्रुवांश से अलग था। ध्रुवांश ने भाले की नोक पकड़ी और सिर उठाया, अपनी खून से भरी लाल आंखें दिखाईं। जैसे उसकी आंखें खून के 2 समंदर हों जो खूंखार शक्ति से उबल रहे हों। उसके चेहरे पर खूनी निशान उभरे और उसे खून के प्यासे असुर की शक्ल दी। ध्रुवांश के शरीर से खूंखार शक्ति खूनी समंदर की तरह उबली। आसमान गहरा लाल हो गया। ध्रुवांश की त्वचा से पतली खूनी रेखाएं रिस रही थीं, जहां उसकी नसें फटकर बाहर आ गई थीं। भले ध्रुवांश खुद एक ताकतवर शख्स था, लेकिन खूंखार शक्ति उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर और दबाव वाली थी। सुल्तानी और बाकी लोग इस जानी पहचानी नजारे को हैरानी से देख रहे थे और बोले, वे कांप गए क्योंकि वे हैरानी से अभिभूत थे। क्या यह वही नहीं था जो खजाने में उस काले शैतानी खंभे की सील टूटने पर हुआ था? लेकिन अब खूंखार शक्ति पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। लेकिन ध्रुवांश के साथ ऐसा क्यों हो रहा था?
शालू को ध्रुवांश का आदेश याद आया और उसने जल्दी पीछे हटना शुरू किया, साथ में बाकी तीनों को खींचते हुए। ध्रुवांश ने देख लिया कि वे अच्छी दूरी पर भाग गए हैं। फिर खूनी निशानों से भरी मुस्कान चमक आई, लेकिन अब यह बहुत क्रूर नजारा था। हवा में दुश्मनी ने शियान की शक्ति को भी हिला दिया। शियान ने घूर कर गुर्राया, क्या नाटक है। उसने अपनी हथेली कांपाई और खून लाल भाले को ध्रुवांश के हाथों से खींच लिया, जिससे खून की लाल बौछार हुई। वह आगे बढ़ा, फिर भाले को ध्रुवांश की ओर इतनी ताकत से लहराया कि उसे चक्कर आने वाली छवियां बनी। ध्रुवांश के शरीर से लाल खूंखार शक्ति उबली, जैसे लाल कवच की खोल। उसने शियान के तीखे भाले को अपने तक पहुंचने दिया। जबरदस्त भाला जैसे ही खूंखार शक्ति के खोल से टकराया, वह खा गया। लेकिन भाले की हवा ने ध्रुवांश के शरीर पर नए जख्म खोल दिए। लेकिन ये नए जख्म ध्रुवांश को रोकने के लिए काफी नहीं थे, बल्कि उसकी लाल आंखें और गहरी हो गईं और उसके गले में गहरी दहाड़ बनी। उसने इसे छोड़ा और उसकी उबलती खूंखार शक्ति ने दूसरा खूनी भाला बनाया। ध्रुवांश अपने शरीर की लहरों और शियान से टक्कर से कांप रहा था। जबरदस्त झटके टक्करों से लहराए और पास की चोटियां चटक गईं। दूर की एक चोटी पर सुल्तानी और बाकी लोग डर और चिंता भरी आंखों से टकराव देख रहे थे। उन्हें समझ आया कि अभी ध्रुवांश शियान के खिलाफ अपनी जगह बना सकता था। गुलजार ने हैरानी भरे स्वर में बुदबुदाया, वह इतना कैसे बढ़ गया। सुल्तानी की आकर्षक आंखों में कुछ चमका। उसने कहा, यह वही ताकत है जो खजाने में उस काले शैतानी खंभे की थी। मेरा अंदाजा है कि ध्रुवांश को उसकी खूंखार शक्ति ने पकड़ लिया है। शालू ने यह सुनकर चिंता से पूछा, तो ध्रुवांश? सुल्तानी ने दूर लाल रंग में ढकी आकृति को देखकर आह भरी और बोली, मुझे लगता है वह इस लड़ाई का इस्तेमाल अपने शरीर की खूंखार शक्ति को बाहर निकालने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो वह अभी बहुत खतरनाक हालत में है। वह खूंखार शक्ति बहुत दबाव वाली है। अगर ध्रुवांश ने इसे सही से नहीं संभाला तो वह खा लिया जाएगा। खूंखार शक्ति उसकी समझ पर कब्जा कर लेगी और वह हत्यारा कठपुतली बन जाएगा। उसने कहा, अभी हम सिर्फ ध्रुवांश पर भरोसा कर सकते हैं। दो खूनी भाले टकराए और ताकत लहराई। उनके आसपास का अंतरिक्ष भी मुड़ने लगा। शियान का चेहरा लोहे सा हो गया और उसकी आंखों में हैरानी भरी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुवांश ने कई टक्करों में उसका साथ दिया और अभी भी धीमा होने का कोई निशान नहीं दिखा, जैसे ध्रुवांश की ताकत उसकी बराबरी पर आ गई हो। शियान को अविश्वास हुआ, लेकिन वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने धीरे धीरे सुराग जोड़ना शुरू किया और बाकी हिसाब लगाया। उसने ध्रुवांश के खूनी निशानों से भरे चेहरा को घूरा और बोला, क्या वह अपने शरीर में घुसने वाली खूंखार शक्ति उधार ले रहा है? उसकी आंखों में कुछ चमका। ध्रुवांश की आंखों में जरा भी भावना नहीं थी, सिर्फ खालिस खून की प्यास। शियान ने क्रूर मुस्कान दी और बोला, तुम किसी खून के प्यासे जानवर से अलग क्या हो? उसे साफ था कि ध्रुवांश ने खूंखार शक्ति की ताकत उधार ली थी, लेकिन बदले में उसने अपनी चेतना खो दी थी और हत्यारा कठपुतली बन गया था। शियान ने कहा, जब तुम इतने दर्द में हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। वह अचानक ऊपर उड़ा और चेतना शक्ति की लहरें खड़ी कीं। वह दहाड़ा और उसके पीछे असीम चेतना शक्ति उठी, जैसे एक विशाल खून लाल जानवर। गहरी दुश्मनी आसमान में उबली। शियान ने चिल्लाया, शैतानी खूनी जानवर, खून पिघलाने का सागर। उसका लाल जानवर अचानक फटा। यह खून की लहरों में बदला, जो आसमान और जमीन के बीच सब कुछ भर गया। खूनी सागर जमीन हिलाने वाली ताकत के साथ आसमान से नीचे बहा और रास्ते की हर चोटी को धूल में बदल दिया। शियान ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, मरने के लिए तैयार हो जा। ध्रुवांश ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसके अजीब निशानों वाले चेहरा पर तंज भरी मुस्कान फैली। उसकी लाल पुतलियां, जो दुश्मनी से भरी थीं, लहराईं। ध्रुवांश के शरीर से असीम खूंखार शक्ति उबली, जो खूनी तारों भरे आसमान में बदली। इस खूनी आसमान में एक विशाल सफेद शेर बना। उसकी आंखें लाल थीं। ये सफेद शेर की दैवीय सील, जिसमें असीम हत्या की मंशा थी, धीरे धीरे खूंखार शक्ति में मिल गई और डरावनी ताकत बन गई। इसके सामने आसमान और जमीन भी कांप गए। ध्रुवांश दुश्मनी भरे आसमान में तैर रहा था। विशाल सफेद शेर के सामने तैरते हुए
उसके खूनी निशानों वाले चेहरा की तंज भरी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने कहा, अफसोस कि मरने वाला मैं नहीं, तुम हो। सफेद शेर तारों भरे आसमान में मंडरा रहा था। उसकी लाल आंखों में खून की प्यास थी जो दुनिया को मार डाल सकती थी। उसकी भयंकर दुश्मनी और मारने की चाहत बादलों तक उछल रही थी। 100 मील के दायरे में सारे जानवर डर से कांप रहे थे। सुल्तानी और बाकी लोग दूर की एक छोटी पर खड़े थे। उनके चेहरों पर हैरानी छाई थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ध्रुवांश को कभी दैवीय सफेद शेर की सील चलाते नहीं देखा था। यही वह सील थी जिसे उसने उत्तरी कायनात अकादमी में लीकांश के तीखे हमलों को झेलने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन यह दैवीय सफेद शेर की सील पहले से कहीं अलग थी। आसमान में सफेद शेर सांस लेते जीव जंतु की तरह लग रहा था। उसकी असीम खून की प्यास ने पूरे इलाके को ढक लिया था। सफेद शेर ने आसमान की ओर दहाड़ा और आगे कूदा, तारों भरे आसमान पर चलता हुआ। उसकी चमकती मारक चाहत उसके शरीर से उमड़ रही थी और आसपास की जगह को मोड़ रही थी जब वह उस खूनी समंदर की ओर बढ़ा जो उससे टकराने आ रहा था। सफेद शेर और खूनी समंदर टकराए और एक ताकतवर हवा ने जंगल को उड़ा दिया, आसपास की चोटियों को चूर कर दिया। शेर की धारियां खून की प्यास से चमक रही थीं। हर बार जब दोनों ताकतें मिलतीं तो ऐसा लगता जैसे लावे की नदी बर्फीले हिमस्खलन से टकरा रही हो, जमना और पिघलना बार बार। ध्रुवांश की दैवीय सफेद शेर की सील अपनी मारक शक्ति के लिए मशहूर थी। क्रूर शक्ति ने इसे और ताकतवर बना दिया। अब इसमें जो ताकत थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। शियान का चेहरा मुड़ा जब उसने यह देखा। यह कैसे मुमकिन है? उसका आखिरी वार ध्रुवंश के खिलाफ पूरी तरह बेकार हो गया था। उसने दांतों तले चिल्लाया, वह कमीना अभी भी होश में है। यह कैसा राक्षस था? वह क्रूर शक्ति उसके शरीर को खा रही थी, फिर भी वह होश में कैसे था? उसने आदेश दिया, इसे झेल। उसके हाथ में खूनी खंजर उसके आदेश पर कांपा। चेतना शक्ति की बाढ़ उसके खूनी समंदर के साथ निकली जो ध्रुवंश के हमले को मोड़ने की कोशिश में थी। शेर ने रुकावट के सामने गुस्से में दहाड़ मारी और उसकी लाल आंखें और चमक उठीं। फिर बिना चेतावनी उसका शरीर सिकुड़ने लगा, लेकिन उसकी मारक धारियां पहले जितनी चमकदार रहीं। चमकती धारियां आगे बढ़ीं, जहां भी उसके पंजे पड़े शियान का खूनी समंदर बिखर गया। खूनी लड़ाई ने आसमान भर दिया, जैसे पूरा अंतरिक्ष असुरों का युद्ध क्षेत्र बन गया हो। खूनी समंदर दैवीय सफेद शेर की सील के हमले में बिखरता रहा। यह जानवर एक अजेय शैतान था जो शियान की ओर बढ़ रहा था। शियान की आंखें लाल हो गईं और वह चिल्लाया, मैं नहीं मानता कि तू आज नहीं मरेगा। वह बदलाव चरण चरम स्तर का था, फिर भी संगम चरण मध्यम स्तर के ध्रुवंश ने उसे इतनी बेकार हालत में डाल दिया। वह यह शर्म कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने चिल्लाया, अष्ट शून्य खूनी युद्ध कला, खूनी आत्माएं खंजर। शियान ने कई हाथ सील बनाए। उसके आसपास चेतना शक्ति जमा हुई और 100 फीट लंबा खूनी लाल युद्ध खंजर बन गया। यह ताजे खून के रंग का था और क्रूर शक्ति बिखेर रहा था। यह साफ तौर पर एक ताकतवर हमलावर चेतना कला थी। यह घने शून्य शक्ति के साथ आसमान को चीरता हुआ दैवीय सफेद शेर की सील से टकराया। आसमान और जमीन कांपे जब चेतना शक्तियां फटीं। ध्रुवंश और शियान को भारी चोट लगी और वे उलटकर अलग अलग चोटियों पर जा गिरे। उनके पीछे चट्टानों की दीवारों पर विशाल दरारें पड़ गईं। शियान ने लाल खून उगला और उसकी आंखें गुस्से और उम्मीद से भरी थीं। उसने ध्रुवंश की ओर देखा जो पास की चोटी पर अपने गड्ढे से उठ रहा था। उसका शरीर भी खून से लथपथ था, जिससे वह लाल त्वचा वाले प्राणी जैसा लग रहा था। उसकी लाल आंखें अभी भी असीम गुस्से से चमक रही थीं, लेकिन ध्रुवंश ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कोई जख्म नहीं लगा हो। उसने जरूर महसूस हो रहे तीखे दर्द को नजरअंदाज किया, जैसे वह बस एक अथक गुड़िया हो जो सिर्फ लड़ने के लिए बनी हो। दोस्तों, एपिसोड बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मैं आपसे बस एक मांग करता हूं कि लाइक कर दिया करो। शियान की आंखें काली हो गईं और वह मन में चिल्लाया, वह कमीना। उसके दिल में डर की हल्की सी छाया पड़ गई इस नए ध्रुवांश का सामना करते हुए। ध्रुवांश को अपनी हालत की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपने जख्मों से खून बहने दिया, लेकिन उसकी लाल आंखें शियान पर टिकी थीं।
उसने होठों के कोने पर खून की बूंद छाटी और उसे क्रूर और खून की प्यास भरी मुस्कान दी। उसकी लाल आंखें शियान को घूर रही थीं। फिर वह फिर फट पड़ा। शियान ने दहाड़ा, लड़के, मैं तुझे मार डालूंगा। असीम चेतना शक्ति सनसनाई। हवा की जबरदस्त मुट्ठी ने ध्रुवांश पर सीधा हमला किया। दोनों ने अपनी सबसे भयंकर चालें चलाईं और 1 दर्जन और टक्करें हुईं। दोनों को और जख्म लगे। ध्रुवांश के शरीर पर खून की परत और मोटी हो गई और हरकत करते वक्त और खून बरस रहा था। शियान की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके कपड़े चीथड़े हो गए थे और वह भी खून से लथपथ था। उसके जख्मों में एक उंगली का निशान था जो उसकी छाती को भेद कर लगभग उसके दिल तक पहुंच गया था। सुल्तानी और बाकियों की त्वचा सिहर उठी जब उन्होंने 2 खून टपकते मर्दों की लड़ाई देखी। ये दोनों जरूर पागल होंगे। इन दोनों में ध्रुवांश क्रूर शक्ति से प्रभावित था, इसलिए उसका होश हल्का था। उधर शियान को ध्रुवांश के भयंकर और जिद्दी हमलों ने ही इस हालत में धकेल दिया था। ध्रुवांश के आत्मघाती हमलों का सामना करने की वजह से अगर वह थोड़ा कम क्रूर होता तो कब का ढह गया होता, लेकिन फिर भी वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। चाहे शियान कितना भी क्रूरता से लड़ा, वह मांस और खून से बना था। उसे डर महसूस हो सकता था, लेकिन उसके सामने वाला ध्रुवांश तो डर नाम की इस भावना को जानता ही नहीं था। आसमान में दोनों फिर टकराए और खून उगलकर उलटे दिशाओं में उड़े। शियान कांप रहा था और उसने दांत पीसकर कहा, पागल छोटा लड़का। उसने अपने शरीर को देखा जो जख्मों से भरा था। तीखा दर्द उसे कंपकपा रहा था और उसकी आंखों की क्रूरता धीरे धीरे डर से बदल रही थी। उसने सोचा, ऐसे नहीं चल सकता। इस पागल का होश कब का क्रूर शक्ति से खा लिया गया। वह तो वैसे भी खत्म है। मैं इसके साथ अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। उसकी आंखों में कुछ चमका। वह स्थिति को कब का नियंत्रण खो चुका था। उसे क्या पता था कि ध्रुवांश उसे इस हालत में धकेल देगा। शियान ने दांत पीसकर अपनी आकृति को उड़ाया। पीछे हटते वक्त उसने काले जेड का टुकड़ा निकाला और उंगलियों से तोड़ दिया। एक काला बादल चुपके से बिखर गया, लेकिन जैसे ही शियान पीछे हटा, खून से लथपथ ध्रुवांश ने जल्दी उसका पीछा किया। उसके हमले बेरहमी से शियान के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साध रहे थे। शियान अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, तो उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन जल्दी समझ गया कि यह बेकार रणनीति थी। ध्रुवांश उसकी आंखों के सामने पहले ही बेकाबू हो चुका था। शियान गुस्से से चिल्लाया, लड़के, मैं तुझे मार डालूंगा। पहले उसे लगा कि वह स्थिति को काबू में रख सकता है, लेकिन अब यह बेकार हालत में बदल गई थी, जहां वह पीछे हटना चाहता था पर नहीं हट सकता था। यह बात उसे पागल कर रही थी। उसने एक अच्छा मौका चुना और अपने खूनी खंजर को बिजली की रफ्तार से ध्रुवांश की छाती की ओर भौंका, लेकिन ध्रुवांश ने उस भयंकर हमले को टालने की कोशिश भी नहीं की। उसने हल्का सा हिला और खंजर को अपने कंधे में घुसने दिया। फिर वह आगे बढ़ा और पल में शियान के पास पहुंच गया। शियान का खंजर ध्रुवांश के कंधे को भेद गया। उसने ध्रुवांश का चेहरा देखा जो खून की प्यास और क्रूरता से भरा था। शियान के होंठ कांपे। पागल! ध्रुवांश का बिना जान की परवाह किए लड़ने का तरीका शियान का हौसला पूरी तरह तोड़ चुका था। ध्रुवांश ने अपनी 2 उंगलियां मोड़ी और खूनी रोशनी उमड़ी। उसने शियान के हैरान होने का फायदा उठाकर हमला किया। हमला क्रूर शक्ति के साथ था जो बिजली की रफ्तार से शियान के गले की ओर बढ़ा। शियान का दिल ठंडा पड़ गया और उसने तुरंत दोनों हथेलियों को अपने गले की रक्षा में रखा। ध्रुवांश की लाल आंखें चमकीं और उसने अपने शरीर की सारी क्रूर शक्ति अपनी 2 उंगलियों में डाल दी। उसकी उंगलियां खूनी लाल हो गईं, यहां तक कि उनकी नोक पर खूनी क्रिस्टल बनने लगे। उसी पल शियान को लगा कि कुछ गलत है, लेकिन पीछे हटने से पहले ध्रुवांश की उंगलियां उसकी हथेलियों को भेद गईं। तीखा दर्द उभरा जब ध्रुवांश की उंगलियां, जो ताजे खून से ढली लग रही थीं, उसकी हथेलियों को भेद गईं, और उसकी भयंकर ताकत जरा भी कम नहीं हुई। हथेलियों को भेदने के बाद ध्रुवांश ने फिर शियान के गले पर निशाना साधा। एक हल्की आवाज सुनाई दी जब खूनी रोशनी शियान के सिर के पीछे से निकली। शियान का शरीर सख्त हो गया और उसने आंखें चौड़ी कीं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था।
उसके होंठ कांपे और वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। ध्रुवांश की उंगलियां उसके गले को भेद गईं। उसने धीरे धीरे अपनी लाल पुतलियां उठाईं और उसकी आंखों की लालिमा समंदर की लहर की तरह पीछे हटी। उसकी काली पुतलियां और आत्मा भी लौट आईं। उसने कर्कश आवाज में कहा, किसने तुम्हें बताया कि मेरा होश खा लिया गया था? मैं तो बस क्रूर शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसने शियान को हल्की मुस्कान दी। उधर शियान के मुंह से अभी भी खून बह रहा था। उसने कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ध्रुवांश ने शियान के चेहरे को हल्के से थपथपाया और धीरे से धक्का दिया। वह एक पल के लिए डगमगाया, फिर चोटी पर गिर पड़ा। धम! दोनों चोटी पर गिरे। ध्रुवांश, जो पहले ही भारी जख्मी था, ने खून की उल्टी की। उसने बगल में शियान को देखा, जिसकी आंखें चौड़ी थीं और मुंह के कोने से ताजा खून बह रहा था। वह कांप रहा था और ध्रुवांश को क्रूर नजरों से घूर रहा था। एक हल्की और कर्कश आवाज धीरे धीरे निकली। उसने कहा, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ध्रुवांश ने शियान को देखा, जो धीरे धीरे आखिरी सांस ले रहा था। उसने भौहें सिकोड़ी। मरते वक्त भी यह शख्स दूसरों को बेचैन कर रहा था। कोई नहीं बचेगा। इस हालत में शियान उनके साथ क्या कर सकता था? ध्रुवांश ने सिर हिलाया। उसे बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह सिर्फ पेट के बल लेट सका। तीखा दर्द उसके शरीर में दौड़ रहा था, जिससे उसे समझ आया कि उसके जख्म बहुत गंभीर थे। अब उसमें लड़ने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। छी! हवा की आवाज गूंजी और सुल्तानी और बाकी 3 तेज रफ्तार से उसके पास आए। छोटी पर उतरते ही उन्होंने शियान को देखा, जो अपनी आखिरी सांस ले चुका था, और ध्रुवांश को, जो हिल नहीं पा रहा था। वे हैरान थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने जटिल नजरों से एक दूसरे को देखा। इस लड़के ने सचमुच शियान को मार डाला। वह बदलाव चरम स्तर का योद्धा था। शालू ने तुरंत आगे बढ़कर सावधानी से ध्रुवांश को उठाया, जो खून से लथपथ था, और बोली, तुम ठीक हो? ध्रुवांश ने कर्कश आवाज में अपनी आखिरी ताकत से कहा, जल्दी, हमें यहां से निकलना होगा। सुल्तानी और बाकियों ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए चौंके। उन्होंने ध्रुवांश से सवाल नहीं किया, उसे उठाया और तेजी से दूर चले गए। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, आसमान से एक हल्की हंसी अचानक गूंजी, जिससे उनके शरीर सख्त हो गए। एक आवाज आई, हाँ हाँ, कितना जबरदस्त! तुमने सचमुच शियान को मार डाला। उत्तरी कायनात अकादमी की शोहरत वाकई जायज है। सुल्तानी और बाकियों ने तुरंत सिर उठाया और एक काले लबादे वाले युवा को चीड़ के पेड़ पर खड़े देखा, जो उन्हें मुस्कुराकर देख रहा था। उस युवा की शक्ल बहुत खास नहीं थी, लेकिन उसकी भौहों के बीच में एक काला निशान था, जिसमें एक ड्रैगन लिपटा था। जब वह मुस्कुराया, तो वह ड्रैगन धीरे धीरे और क्रूर दिखने लगा। सुल्तानी और बाकियों ने काले लबादे वाले युवा को, जिसके पीछे तलवार थी, देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने चौंक कर कहा, मेलांग! जब ध्रुवांश ने वह नाम सुना तो उसका दिल कांपा। मेलांग उत्तरी कायनात अकादमी के इनामी बोर्ड पर रैंक 2। कुछ दिन पहले जब सुल्तानी ने उत्तरी कायनात अकादमी के इनामी बोर्ड का जिक्र किया था, तब उन्हें यह नाम पता चला था। उत्तरी महाद्वीप पर ट्रेनिंग करने वाले छात्रों के लिए यह नाम किसी शैतान जितना डरावना था। कहते हैं, इस शख्स में गजब की ट्रेनिंग प्रतिभा थी और वह बहुत क्रूर था। उसे शैतानी ड्रैगन महल ने पूरी तरह पाला पोसा था। इन सालों में जो भी छात्र ट्रेनिंग के दौरान उससे टकराया, उसने अपनी जान गंवाई, और उसके तरीके बहुत क्रूर थे। उसने जिसे भी मारा, उसका सिर काट लिया और सिर को लाश के ऊपर रख दिया। हर सिर पर 3 अगरबत्तियां थीं, जो ताजे खून से सनी थीं। उत्तरी कायनात अकादमी के बड़े लोग भी इस शख्स की क्रूरता से गुस्से में थे। उन्होंने एक बार सजा दस्ते को उसे खत्म करने भेजा था। हालांकि वे उसे भारी जख्मी करने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सबसे जरूरी बात, वह हर बार बच निकला। जब भी वह फिर दिखा, उससे निपटना और मुश्किल हो गया। अगर कोई पूछे कि उत्तरी कायनात अकादमी का छात्र सबसे डरावने शख्स से टकरा सकता है, तो वह मेलांग होगा। सुल्तानी और बाकियों का चेहरा पीला पड़ गया।
जब उन्होंने चीड़ के पेड़ की चोटी पर उस काले लबादे वाले युवा को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उन्हें हड्डियों तक ठंडक महसूस हुई। किसे पता था कि वे यहां इस बदकिस्मत सितारे से टकरा जाएंगे? ये शियान से भी कहीं ज्यादा डरावना था। सुल्तानी ने दांत कस लिए और उसे लाचारी महसूस हुई। जब उनका सामना शियान से हुआ तो वे लड़ सकते थे, लेकिन अब मेलांग से टकराकर उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। गुलजार ने कड़वी मुस्कान दी और बोला, लगता है इस मुसीबत से बचना आसान नहीं होगा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। ध्रुवांश ने मुंह के कोने से ताजा खून मुश्किल से पोंछा और अपने शरीर में दौड़ते तीखे दर्द को सहा। उसने उस आकृति को कसकर देखा और उसके दिल में भी लाचारी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। अगर वह फिर लड़ा तो शायद भारी कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन इस वक्त उसके शरीर की क्रूर शक्ति पहले ही खप चुकी थी। अगर वह फिर लड़ा तो उसे प्राचीन अमर पक्षी की ताकत पर निर्भर करना पड़ता, लेकिन ऐसा करने से उसके शरीर के जख्म और बिगड़ जाते। अगर कोई और रास्ता न दिखा तो उसे यही करना पड़ता। भले परिणाम बुरे हों, फिर भी अपनी जान गंवाने से बेहतर था। मेलांग ने दूर से सबको देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तुम सबके चेहरे कैसे हो गए? शियान को मारने के लिए तुम लोग काफी जबरदस्त हो। उत्तरी कायनात अकादमी में मुझे लगता है तुम में से कोई भी गुमनाम नहीं है ना? बताओ, आसमानी रैंकिंग में तुम्हारी रैंकिंग क्या है? गुलजार ने काला चेहरा बनाकर जवाब दिया, इसमें तुझसे क्या लेना देना? इस जल्लाद के प्रति, जिसके हाथों उत्तरी कायनात अकादमी के छात्रों का न जाने कितना खून लगा था, उसे स्वाभाविक रूप से घृणा थी। मेलांग ने मुस्कुराकर गुलजार को बड़ा अंगूठा दिखाया और बोला, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूं। फिर उसने अचानक अंगूठा उठाया और बाहर धकेला। सुल्तानी का चेहरा बदल गया और उसने चिल्लाया, सावधान! उसने अपनी नाजुक उंगली उठाई। सघन जल चेतना मोती चमकदार रोशनी से फटा और नीली ज्वार की लहर निकली जो भारी रक्षा की दीवार बन गई। हवा की हल्की आवाज सुनाई दी जब काली रोशनी ने भारी जल लहरों को चीर दिया। फिर यह गुलजार की बांह पर जोर से लगी और एक खूनी छेद बन गया जिसमें से ताजा खून बहने लगा। गुलजार का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह अडिग रहा। उसने दांत कस लिए और कोई आवाज नहीं निकाली। उसकी क्रूर नजरें मेलांग की ओर थीं। ध्रुवांश ने मुंह ढककर जोर से खांसा। उसकी आंखें इस पल में ठंडी हो गईं और उसने मेलांग को देखकर धीरे कहा, दोस्त, अगर तुम हमें ज्यादा दबाओगे और अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो भले मैं मर जाऊं, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। सुल्तानी और बाकी चौंक कर ध्रुवांश को देखने लगे। अगर कोई और मेलांग से ऐसा कहता तो शायद वे हंसते, लेकिन ध्रुवांश की ओर, जिसने अभी शियान को मारा था, उन्हें ऐसा मजाक करने का मूड नहीं था। रास्ते में उन्होंने इस युवा को बहुत देखा था, जिसके पास जबरदस्त ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी चालें दूसरों को हैरान कर देती थीं। मेलांग ने दूर से ध्रुवांश को उदासीन नजरों से देखा और बोला, शियान को तुमने मारा ना? वाकई जबरदस्त, क्योंकि सिर्फ संगम चरण मध्यम स्तर की ताकत से तुम ये कर पाए। यह तो सोच से बाहर है। उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे धमकी देने के लायक हो? उसकी भौहों का ड्रैगन निशान धीरे धीरे फैला और उसकी क्रूरता दिखाने लगा। ध्रुवांश ने जवाब दिया, तो तुम मुझे आजमा सकते हो। उसकी आंखें हल्की बंद हुईं और उसकी काली पुतलियों की गहराई में काली लपटें धीरे धीरे उभरीं। उसके शरीर की सतह पर काली लपटें उबलने लगीं। इस आसमान और जमीन का तापमान बढ़ गया। सुल्तानी और बाकियों ने चिंता से चिल्लाया, ध्रुवांश! वे थोड़े बेचैन और परेशान थे। चाहे ध्रुवांश के पास कोई भी तरीका हो, अभी वह भारी जख्मी था। अगर फिर लड़ाई हुई तो यह उसके लिए बड़ा बोझ होता। ध्रुवांश ने हाथ हिलाया और उसकी काली पुतलियां काली लपटों से जल रही थीं जो मेलांग को घूर रही थीं। इस वक्त उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उनके सामने यह शख्स आसान नहीं था। मेलांग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और ध्रुवांश को देखा, जिसके शरीर पर अब अजीब काली लपटें जल रही थीं। उसकी भौहें हल्की उठीं और उसके चेहरे की मुस्कान कम हो गई। उसे ध्रुवांश से हल्का सा खतरा महसूस हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, कितना मजेदार लड़का, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी ओर चालें देखना चाहता हूं।
उसका स्वभाव बहुत क्रूर था। ध्रुवांश की बात उसे डराने के लिए काफी नहीं थी। ध्रुवांश ने दिल में आह भरी। लगता था यह टक्कर टालना मुमकिन नहीं था। उसके शरीर की सतह पर काली लपटें जल रही थीं। उसके शरीर से आने वाला तीखा दर्द उसके माथे पर ठंडा पसीना ला रहा था। लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा और एक कदम आगे बढ़ाया। दूर मेलांग ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी पीठ पर लटकी तलवार पकड़ी। वह हल्का कांपा और तलवार की सनसनाहट आसमान में गूंजी। एक डरावनी तलवार शक्ति बादलों तक उछली। मेलांग ने बस तलवार पकड़ी थी और कोई हरकत नहीं की। फिर भी उसके आसपास जमीन हिलाने वाली तलवार शक्ति जमा हो गई। उसने उसके नीचे के चीड़ के पेड़ और चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी में ज्यादा छात्र नहीं हैं जो मुझे यह ड्रैगन शल्क तलवार इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकें। आज तुमने मुझे इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। बहुत अच्छा। मेलांग ने अपनी तलवार धीरे धीरे उठाई और ध्रुवांश की ओर इशारा किया। तलवार शक्ति फैल रही थी और धुंधली सी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दे रही थी। सुल्तानी और बाकियों का चेहरा और पीला पड़ गया। मेलांग साफ तौर पर ध्रुवांश को मारना चाहता था क्योंकि उसने तुरंत अपनी ड्रैगन शल्क तलवार निकाली। ध्रुवांश ने धीरे कहा, तुम सब पहले पीछे हटो। सुल्तानी और बाकियों ने दांत कस ली, फिर सिर हिलाया और तेज रफ्तार से पीछे हट गए। मेलांग की आकृति धीरे धीरे हवा में उठी और उसने ध्रुवांश को देखा। उसने हल्के से मुस्कुराकर अपनी ड्रैगन शल्क तलवार को और कसकर पकड़ा और धीरे से काटा। उसने चिल्लाया, ड्रैगन शल्क तलवार कला काट डालो। तलवार बिना आवाज के कटी। फिर ध्रुवांश ने देखा कि पूरा अंतरिक्ष जैसे मेलांग की तलवार से छटक गया। एक डरावनी तलवार शक्ति ड्रैगन के रूप में दहाड़ती हुई भयंकर रफ्तार और ताकत के साथ उड़ी। उस तलवार को टालना असंभव था। ध्रुवांश ने गहरी सांस खींची। उसकी आंखें गंभीर हो गईं और उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, प्राचीन अमर पक्षी की ताकत उधार लेने को तैयार। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश हरकत में आने वाला था, उसके पीछे का आसमान चटक गया। एक काला सुनहरा भाला सुनहरे धूमकेतु की तरह निकला, जिसमें बेजोड़ हवा थी, और ड्रैगन की छवि वाली तलवार शक्ति से जोर से टकराया। जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी और तलवार शक्ति और भाले की रोशनी फैल गई, जिससे अंतरिक्ष भी मुड़ गया। ध्रुवांश, जो हरकत में आने वाला था, इस नजारे से चौंक गया। ये किसने उनकी मदद की? सुनहरा भाला तलवार की छवि को बिखेरकर हवा में चक्कर काटा और आसमान में टिका, जिससे एक विशाल छवि बनी। एक जबरदस्त ताकत की लहर फैली, जो आसमान और जमीन के बीच सब कुछ लपेट रही थी। सुनहरा भाला करीब 10 फीट लंबा था, जिसका बाहरी रूप भयंकर था। भाले की नोक सुनहरे कमल की तरह थी। कमल की पंखुड़ी बंद थी और बहुत तीखी भाले की नोक बन रही थी। सुनहरी रोशनी घूम रही थी, जैसे वह अंतरिक्ष को चीर सकती हो। सुल्तानी और बाकियों ने सुनहरे भाले को देखकर चौंक कर कहा, यह। फिर उनकी आंखों में खुशी उमड़ी। दिव्य कमल भाला। फिर उन्होंने चिल्लाया, इसका मतलब यह श्रीणु है? उस नाम को सुनकर ध्रुवांश का दिल कांपा। यह उत्तरी कायनात अकादमी के उस किंवदंती शख्स का था जो आसमानी रैंकिंग में रैंक 1 था। श्रीणु। दूर से आसमान में जोरदार हवा फटी। एक सुनहरी रोशनी जो उल्का जैसी थी उड़कर आई। कई चमकती रोशनी के साथ वह 10 फीट की दूरी पार करके उनके सामने उभरी। जैसे ही वह सुनहरी रोशनी वाली आकृति हरकत में आई, सुनहरा युद्ध भाला गूंजने लगा और वापस उड़कर एक विशाल हाथ में कस कर पकड़ा गया। ध्रुवांश ने इस पल में सिर घुमाया और उस दिशा में देखा। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बिखरी और एक काले कपड़ों वाला युवा उसकी नजरों में आया। उसके काले बाल कंधों पर बिखरे थे। उसका चेहरा दृढ़ था। उसकी आंखें गहरे तालाब की तरह शांत थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिरे तो भी वह नहीं हिलेगा। उसने सुनहरा युद्ध भाला पकड़ा और आसमान में खड़ा था। एक तिरस्कार भरी शक्ति फैल रही थी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। गुलजार ने उस आकृति को देखते ही अपनी आंखों में आग जलाकर खुशी से कहा, वाकई सीनियर श्रीणु हैं। उसने अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज कर दिया। सुल्तानी और बाकी थोड़ा राहत महसूस करके बोले, जैसे वे मुसीबत से बच गए हों। किसे पता था कि श्रीणु, जो बहुत कम दिखते हैं, यहां आएंगे।
सुनहरा युद्ध भाला पकड़े युवा ने सिर उठाया और उसके दृढ़ चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने कहा, मेलांग, अगर तुम्हें लड़ना है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे जूनियर्स को क्यों परेशान कर रहे हो? साफ आसमान में एक युवा खड़ा था, सुनहरा युद्ध भाला थामे। उसकी आंखों में लड़ने का जोश चमक रहा था और वह इतनी चमकदार हवा बिखेर रहा था कि हर किसी का ध्यान उसकी ओर गया। ध्रुवांश ने भी उसे हैरानी से देखा। उत्तरी कायनात अकादमी में दाखिल होने के पहले दिन से उसने इस नंबर 1 के बारे में सुना था। छात्रों की नजर में शायद वही एकमात्र था जो बिना किसी शक के सर्वोच्च बन सकता था। आसमानी रैंकिंग में उसका पहला स्थान अटल था। ध्रुवांश ने कभी नहीं सोचा था कि आसमानी रैंकिंग का यह कम दिखने वाला पहला यहां नजर आएगा। मेलांग ने थोड़ी दूरी से श्रीनु को देखा, ड्रैगन शल्क तलवार को कसकर पकड़े। फिर वह मुस्कुराया। तुम 2 महीने से मेरा पीछा कर रहे हो, क्या तुम अभी तक थके नहीं? श्रीनु ने जवाब में मुस्कुराया, मैंने तुम्हारा इनामी मिशन लिया है, तुम्हारा सिर लिए बिना कैसे लौट सकता हूं? उसका सुनहरा भाला हल्का कांपा। मेलांग ने सिर हिलाया और आलसी अंदाज में बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जबरदस्त हो, लेकिन सजा दरबार वाले भी मुझे नहीं मार पाए। तुम अकेले ये कैसे कर सकते हो? श्रीनु ने आंखों में चमक के साथ मुस्कुराया, कम से कम अगर मैं तुम्हारा पीछा करता रहा तो तुम उत्तरी कायनात अकादमी के और छात्रों को नहीं मार पाओगे। उसने आगे कहा, और मुझे मौके ढूंढने में मजा आता है। जिस पल तुम चूक गए, शायद तुम्हारी जान मेरी हो जाए। मेलांग ने आंखें सिकोड़ी और उसकी माथे की ड्रैगन और क्रूर हो गई। उसने तलवार कसकर पकड़ी और हल्के से बोला, अगर तुम ऐसा कहते हो तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हें मार दूं ताकि तुम और परेशानी न करो? श्रीनु ने सुनहरा भाला मेलांग की ओर ताना और चुनौती दी, अगर तुमने आखिरकार सोच लिया तो आओ और मुझसे लड़ो। उसकी आंखें लड़ने की चाहत से उबल रही थीं। मेलांग ने श्रीनु को ठंडी नजरों से देखा। उसके आसपास तलवारों की रोशनी का जंगल बन गया, जिसने आसपास की जगह को रिबन की तरह काट दिया। श्रीनु के हाथ में भाला कांपा और सुनहरी शक्ति से उबलने लगा। उसका शरीर चमकदार रोशनी से जल उठा, जैसे वह सुनहरा सूरज बन गया हो। उसकी लड़ने की चाहत उछली, जैसे वह युद्ध का देवता हो। मेलांग ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में तलवार सी तीखी चमक थी। अगर तुम मुझे युवान जैसा बेवकूफ समझ रहे हो तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तलवार हल्की कांपी। उस पल में तलवारों की हवा काटने की आवाजें गूंजीं। उसके पीछे से राख सी रोशनी उठी और जमीन हिलाने वाली तलवारों की छवियों में बदली। हर तलवार की छवि असली लग रही थी और उसकी तलवार शक्ति आसमान तक उछल रही थी, जैसे वह आसमान को चीर सकती हो। उसने चिल्लाया, ड्रैगन शल्क तलवार कला, आसमान तोड़ तलवार। तलवार हवा में सनसनाई और तलवारों की एक और लहर ने श्रीनु पर हैरान करने वाले प्रदर्शन में बरसना शुरू किया। ध्रुवांश का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने डरावने हमले देखे। मेलांग वाकई ताकतवर था। ध्रुवांश ने अंदाजा लगाया कि वह शायद सिद्ध चरण तक पहुंच चुका था। इतनी कम उम्र में सिद्ध चरण तक पहुंचना उसकी प्रतिभा को राक्षसी बनाता था। लेकिन जब से ध्रुवांश इस दुनिया में आया, ऐसी राक्षसी प्रतिभाएं कम नहीं थीं। भले मेलांग उसका दुश्मन था, ध्रुवांश उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उम्र में वह ध्रुवांश से सिर्फ 4-5 साल बड़ा था। फिर भी उसकी ताकत देखकर ध्रुवांश अवाक था। तभी वह उत्तरी कायनात अकादमी के इनामी बोर्ड पर नंबर 2 था। वह शख्स जो सजा दस्ते को हर बार नाकाम कर देता था। श्रीनु ने सिर उठाया और उसकी पुतलियों में अनगिनत तलवारें झलकीं। उसने दिव्य कमल भाला कसकर पकड़ा, जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। फिर उसका हाथ कांपा और भाला आगे मारा। उसने चिल्लाया, दिव्य कमल बरसात। सुनहरी रोशनी चमकी और उसके भाले की नोक पर एक सुनहरा कमल खिला, जो 100 फीट चौड़ा हो गया। सुनहरा कमल धीरे धीरे घूमा, फिर खिला और हजारों अलग अलग पंखुड़ियों में फट गया। सभी सुनहरी रोशनी में नहाए। वह सुनहरी रोशनी आसमान में फैली और शानदार सुनहरी बारिश को तोड़ दिया। उसकी खूबसूरती में जानलेवा ताकत थी। धम, टूटी कमल पंखुड़ियां फिर जमा हुईं और एक सुनहरा खंभा बनाया। खंभा क्षितिज को पार करता हुआ तलवार की छवियों पर जा टकराया।
उस पल में आसमान और जमीन टक्कर से कांप गए। जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजीं और जंगली चेतना शक्ति फैली। नीचे का जंगल मरघट बन गया और समतल हो गया। आसपास की शानदार चोटियां कटकर विशाल पत्थरों में बदलीं, फिर टुकड़े टुकड़े हो गईं। दोनों ताकतें टकराईं और एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं चढ़ सका। आधे घंटे से ज्यादा टक्कर के बाद वे आखिरकार बिखरीं और चेतना शक्ति की ताकतवर हवाएं छोड़ीं। मिलांग ने बिखरती तलवार छवियों को देखा, फिर ध्रुवांश और उसके दोस्तों की ओर मुस्कुराया। हाँ, तभी तुम उत्तरी कायनात अकादमी में पहले नंबर पर हो। युवाण का तुम्हारे हाथों मरना हैरानी की बात नहीं। आज के लिए हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन अगर फिर मिले तो तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। फिर वह गायब हो गया। कुछ सांसों में वह पूरी तरह ओझल हो गया, लेकिन उसकी हल्की आवाज जंगल में गूंजती रही। मेलांग अपने काम में बहुत सीधा था। श्रीनु के वहां होने से वह फायदा नहीं उठा सकता था। ध्रुवांश के समूह को मारना तो दूर, इसलिए पीछे हटकर अपनी ताकत बचाना बेहतर था। श्रीनु ने उस दिशा को देखा जिधर मेलांग गायब हुआ था, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। उसकी उंगलियां हिलीं और सुनहरा भाला गायब हो गया। फिर वह मुड़ा और ध्रुवांश को देखा, जो अभी भी हवा में मंडरा रहा था। उसके आसपास काली लपटें जल रही थीं, जो उसकी सतर्कता दिखा रही थीं। जब श्रीनु को ध्रुवांश के चारों ओर लपट्टी काली लपटों को गौर से देखने का मौका मिला तो उसके चेहरे पर हैरानी चमकी। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन कुछ ने उसे हल्का सा खतरा महसूस कराया। ध्रुवांश ने श्रीनु की नजर महसूस की। आखिरकार उसने काली लपटों को धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लिया और खून और जख्मों से भरा शरीर दिखाया। ध्रुवांश ने श्रीनु की ओर हाथ जोड़कर मुश्किल से मुस्कुराया। श्रीनु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर श्रीनु नहीं आते तो ध्रुवांश को शायद एक क्रूर लड़ाई झेलनी पड़ती। उसके जख्म और गंभीर हो जाते। श्रीनु ने पास की चोटी की ढलान पर शियान की लाश को देखा और पूछा, तुमने शियान को मारा? उसकी आवाज में हैरानी थी। वह बता सकता था कि ध्रुवांश की ट्रेनिंग अभी संगम चरण मध्यम स्तर की थी। उसके और शियान के बीच बड़ा फासला था। फिर भी श्रीनु के आने से पहले ध्रुवांश ने मेलांग के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। उसकी हिम्मत काबिल-ए-तारीफ थी। ध्रुवांश ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन ब्यौरा देने की जरूरत नहीं समझी। वह शियान को सिर्फ इसलिए मार पाया क्योंकि उसके शरीर में कालमेरु स्तंभ की शैतानी शक्ति थी। सुल्तानी ने नरम और मधुर आवाज में कहा, ध्रुवांश हमारी उत्तरी कायनात अकादमी में कुछ महीने पहले दाखिल हुआ नया छात्र है, लेकिन उसे कम मत आंकना। अगर वह न होता तो शायद हम सुरक्षित न बच पाते। वह और तीनों उड़कर आए। श्रीनु चौंक कर ध्रुवांश को फिर देखा और हैरानी भरी आवाज में बोला, नया छात्र? उसने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि उत्तरी कायनात अकादमी में ऐसा जबरदस्त नया छात्र आएगा। लगता है भविष्य में खूब हलचल होगी। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस कुछ चालाकियां की। श्रीनु ने दृढ़ता से कहा, चालाकियां भी ताकत का हिस्सा हैं। जिंदगी मौत की लड़ाई में सिर्फ नतीजा मायने रखता है। ध्रुवांश को भी ऐसा ही लगता था। अगर वह जिंदगी मौत की लड़ाई में फंसा तो वह हर तरीके से जिंदा रहने की कोशिश करता। चालाकी हो या कुछ और, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बगल में गुलजार ने श्रीनु को जलती आंखों से देखा। इस रैंक 1 से मिलने का ख्याल ही उसे उत्साहित कर रहा था। श्रीनु ने हाथ बढ़ाया और बोला, तुम्हारे जख्म गंभीर हैं। ये जीवन रक्षक गोली है। ये तुम्हारी मौजूदा हालत में मदद करेगी। उसकी हथेली में एक छोटा नाजुक डिब्बा था। डिब्बे में हल्की चमक वाली सफेद गोली थी। गोली के चारों ओर रोशनी के गोले घूम रहे थे और उसकी खुशबू ने सबका ध्यान खींचा। ध्रुवांश थोड़ा चौंका। ये गोली साधारण नहीं लग रही थी। ये किसी जख्मी के लिए बड़ा मददगार होती। लेकिन यह इशारा इतना भारी था कि वह थोड़ा हिचका, लेकिन उसकी हिचक ज्यादा देर नहीं टिकी। उसने इसे स्वीकार किया और हाथ जोड़कर कहा, इस गोली के लिए बहुत शुक्रिया। मैं, ध्रुवांश, इस एहसान को याद रखूंगा। मौका मिलने पर इसे लौटाऊंगा। अभी ध्रुवांश को ऐसी गोली की सख्त जरूरत थी ताकि वह अपने जख्मों से उबर सके। ज्यादा मना करना बनावटी होता। उसे इसकी जरूरत थी तो क्यों न ले ले। ज्यादा से ज्यादा वह श्रीनु का एहसानमंद होता। उसे बस मौका मिलने पर इसे लौटाना था। श्रीनु मुस्कुराया।
उसे ध्रुवांश की बिना बनावट वाली हरकत पसंद आई। एहसान की बात पर उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। ध्रुवांश की मौजूदा ताकत से इसे लौटाना मुश्किल होता। सुल्तानी ने श्रीनू को आभार भरी नजरों से देखा और बोली, इस बार तुम्हें तकलीफ देनी पड़ी। अगर श्रीनू समय पर न पहुंचते तो उस हालत में उनका छोटा दल बड़ा नुकसान झेलता। उन्हें नहीं पता था कि ध्रुवांश ने अपनी आस्तीन से कौन सी चालें निकालीं, लेकिन उसने जो भी किया उसकी भारी कीमत चुकाई। वह नहीं चाहती थी कि वह उन्हें बचाने के लिए और कष्ट झेले। श्रीनू ने सिर हिलाया। मैं पिछले 2 महीने से मेलांग का पीछा कर रहा हूं। उसे शैतानी ड्रैगन महल से कोई संदेश मिला था और वह यहां दौड़ा आया। मैं बस उसका पीछा करता रहा और मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों से टकरा जाऊंगा। गुलजार ने मन ही मन होंठ चटकाए। शायद श्रीनू ही उत्तरी कायनात अकादमी का एकमात्र छात्र था जो मेलांग का पीछा करने की हिम्मत कर सकता था। श्रीनू ने सुल्तानी के दल से पूछा, अब तुम लोग क्या करने वाले हो? सुल्तानी ने जवाब दिया, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया। अब हम उत्तरी कायनात अकादमी लौटेंगे। उनकी यात्रा आधा महीना लंबी और खतरों से भरी थी, इसलिए उन्हें अकादमी लौटकर अच्छा आराम करना चाहिए था। श्रीनू ने कहा, मैं तुम लोगों को वहां तक छोड़ दूंगा। जूनियर भाई ध्रुवांश को गंभीर चोटें आई हैं, इसलिए तुम्हारी लड़ने की ताकत काफी कम हो गई होगी। मेलांग खूंखार, बेरहम और अजीब तरह का चालाक है। कौन जाने वह कब चुपके से लौट आए। उनके छोटे दल ने राहत की सांस ली। श्रीनू के उनके साथ लौटने तक रक्षा करने से उनका समूह पूरी तरह सुरक्षित रहता। ध्रुवांश ने भी उत्तर की ओर देखकर मुस्कुराया। आखिरकार वे अकादमी लौट सकते थे। श्रीनू जैसे ताकतवर रक्षक के साथ लौटते वक्त जाहिर है उन्हें कोई मुसीबत नहीं मिली। सिर्फ 2 दिन में वे उत्तरी कायनात अकादमी की सीमा के करीब पहुंच गए। उन 2 दिनों में श्रीनू की दी जीवन रक्षक गोली की वजह से ध्रुवांश शैतानी शक्ति से काफी उबर गया और उसकी चेतना शक्ति की ताकत भी बढ़ गई थी। भले शैतानी शक्ति एक अंधेरी और डरावनी चीज थी, लेकिन इसे ताकत का एक रूप भी माना जा सकता था। ध्रुवांश ने शियान से लड़ाई में ज्यादातर शैतानी शक्ति खर्च कर दी थी, लेकिन थोड़ी बची थी। वह बची हुई शक्ति को अवशोषित करके फायदा उठा सकता था। ध्रुवांश अपनी तेज रिकवरी से खुश था और श्रीनू के प्रति और आभारी महसूस कर रहा था। अगर उनकी गोली न होती तो ध्रुवांश के जख्मों को ठीक होने में और वक्त लगता। उत्तरी कायनात शहर के बाहर आसमान में कई रोशनी की आकृतियां उड़ीं और पास की छोटी पर उतरीं। यह ध्रुवांश का समूह था जो अकादमी की ओर दौड़ रहा था। ध्रुवांश ने काले कपड़ों वाले युवा को देखकर पूछा, श्रीनू भाई, क्या तुम हमारे साथ उत्तरी कायनात अकादमी नहीं लौट रहे? श्रीनू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने मेलांग का इनामी मिशन लिया है, लेकिन अभी पूरा नहीं किया, तो मैं अभी नहीं लौटूंगा। गुलजार ने यह सुनकर होंठ चटकाए। तभी श्रीनू आसमानी रैंकिंग के रैंक 1 थे। उन्होंने वाकई क्रूर मेलांग का पीछा करने की हिम्मत की। शायद पूरी अकादमी में वही ऐसा करने की हिम्मत कर सकते थे। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। सुल्तानी ने मुस्कुराकर कहा, तो यहां हम अलग होते हैं। उम्मीद है तुम अपना मिशन कामयाबी से पूरा करोगे। वैसे अगले महीने हमारी उत्तरी कायनात अकादमी में सालाना शिकार युद्ध होगा। क्या तुम इसके लिए लौटोगे? श्रीनू ने आंखें सिकोड़ी। शिकार युद्ध? सुल्तानी ने समझाया, इस साल का शिकार युद्ध खासा मुश्किल होगा। मेरे सूत्रों के मुताबिक रक्षक सजा महल के 3 महान जनाब होंगे। श्रीनू थोड़ा चौंका और उसकी आंखों में हैरानी चमकी। सजा महल के 3 महान जनाब? वे 3 इस साल वे निकल रहे हैं? सुल्तानी ने कंधे उचकाए और सिर हिलाया। वे 3 हमारे सीनियर्स की कक्षा के शीर्ष छात्र थे। भले उन्होंने स्नातक कर लिया, लेकिन वे सजा महल में ट्रेनिंग के लिए रुक गए। तो अगर तुम नहीं लौटे तो शायद हम इस साल का शिकार युद्ध हार जाए। श्रीनू ने भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं पता था कि वे निकलेंगे। ठीक है, ऐसे में मैं समय पर लौटने की पूरी कोशिश करूंगा। वे 3 आसान नहीं हैं और मैं भी उनके साथ मुकाबला करना चाहता हूं। सुल्तानी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, चूंकि तुम लौटने को तैयार हो तो शायद हमें आखिरी चरण में मौका मिले, तुम और लीकांश के साथ।
श्रीनु मुस्कुराया और थोड़ी देर हल्की बातचीत करने के बाद रोशनी की किरण बनकर उड़ा और तेजी से क्षितिज पर गायब हो गया। गुलजार ने श्रीनु की गायब होने की दिशा में देखकर मुस्कुराया। हाँ, अगर श्रीनु भाई शिकार युद्ध के लिए लौटे तो शायद हम जीत सकें। ध्रुवांश ने हैरानी से पूछा, शिकार युद्ध, ये क्या है? सुल्तानी ने जवाब दिया, शिकार युद्ध हमारी उत्तरी कायनात अकादमी का हर साल होने वाला आयोजन है। ये एक बड़ा मौका है जहां लगभग हर छात्र जबरदस्त लड़ाई में हिस्सा लेता है। कौन जाने कितने अनजाने जीनियस सामने आ जाएं। उसने आगे कहा, ये गलती मत करना कि सारे जबरदस्त लोग पहले से आसमानी रैंकिंग में हैं। कुछ लोग वाकई छिपने और अपनी मौजूदगी को दबाने में माहिर होते हैं। ध्रुवांश ने आह भरी और सिर हिलाया। इतने सारे छात्रों में सभी को आसमानी रैंकिंग में जगह मिलना मुमकिन नहीं था। अभी और जबरदस्त लोग छिपे होंगे। गुलजार ने तारीफ भरे स्वर में कहा, श्रीनु एक अंधा घोड़ा थे। पहले वे हमारी अकादमी में गुमनाम थे, लेकिन एक खास शिकार युद्ध में उनकी शोहरत आसमान छू गई। उन्होंने आसमानी रैंकिंग के रैंक 1 को हराया और उस आयोजन के रक्षक को भी। तब से उनका नाम पूरी अकादमी में फैल गया। आज भी आसमानी रैंकिंग के रैंक 1 का उनका स्थान अटल है। ध्रुवांश ने हल्का सिर हिलाया। श्रीनु साफ तौर पर साधारण शख्स नहीं थे। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? आखिर कौन है ये 3 जनाब? और क्या होगा जब ध्रुवांश जाएगा शिकारी युद्ध में? और उत्तरी कायनात अकादमी कौन सी नई मुसीबत इंतजार कर रही है उसका? जानने के लिए सुनते रहे इस स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर।